कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि डायरेक्टली बिना ड्रग के ही एक नोबेल बॉय वैन फैटियो के बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया होता है। मैं क्या करूं भाई, जॉब छोड़ दूं? वैन बाहर देखता है कि भाई आखिर वो कहाँ पर है। तभी यहाँ पर एक मेड आके उसे पकड़ लेती है। वो उसे कह रही होती है कि लॉर्ड वैन ऐसा ना करिए, ये करना खतरनाक है। वैन कहता है कि वो उस बाहर का नजारा देखना चाहता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग दिख रहा था। मेड यहाँ पर हैरानी हो जाती है कि वैन सिर्फ 2 ही साल का है, लेकिन वो इतने मुश्किल शब्दों को इतने आसानी से कैसे बोल पा रहा है। वैन को वो कौन है इसके बारे में सब मेमोरीज होती है। उसे पता होता है कि उसके सामने ये टिल है, ये उसकी पर्सनल मेड होती है। आगे हम देखते हैं कि वैन यहाँ पर खाना खा रहा होता है। वैन को ये भी पता होता है कि उसके फादर का नाम मार्केस फैटियो है और उसके मुर्शी, जैड और स्टेटो ये 3 बड़े भाई भी है। वैन यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि उसको तो यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, यकीनन वो एक नोबेल है तो उसे ये सब कुछ मिलेगा ही। खैर तभी वैन के फादर सेकंड बेटे जार्ड से पूछते हैं कि आज वो क्या करने वाला है। जार्ड बताता है कि वो मैजिक और बैटल फॉर्मेशन के बारे में सीखने वाला है। इसके बाद मार्किस तीसरे बेटे सेस्टो से पूछता है कि वो क्या करने वाला है। सेस्टो बताता है कि सर मैं आज मैजिक सीखने वाला हूँ। पता नहीं क्या कारण है, लेकिन ये अपने डैड से भाई बहुत ही डरते हैं। खैर आखिर में हम देखते हैं कि मार्किस वैन से पूछता है कि वो आगे जाके क्या करने वाला है। बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं हमारे नेशनल कल्चर और हिस्ट्री के बारे में स्टडी करूँ। ये सुनने के बाद ये तीनों यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वैन के फादर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। वैसे वैन का मजाक उड़ाते हुए हंस रहे होते हैं। वैन के फादर खुश है कि 2 साल के होने के बावजूद वैन बहुत ही ज्यादा समझदार है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वैन की मदर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। वैन के डैड उसे कहते हैं कि उनको पूरा भरोसा है कि वैन के पास भी उनके और उसकी मॉम की तरह पावरफुल फायर मैजिक होगा। उनको वैन से बहुत ही उम्मीदें होती है। हमें यहाँ पर बताया जाता है कि 8 साल की उम्र में यहाँ पर पर्सन का एक मैजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इस दुनिया में पर्सन की मैजिकल एप्टीट्यूड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज लोगों को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। इसलिए नोबल्स फायर, वाटर, विंड या अर्थ इन 4 एलिमेंटल मैजिक में से किसी एक का डिजायर रखते हैं। इन 4 एलिमेंट के अलावा अगर किसी के पास कोई और एप्टीट्यूड होगा तो उसे बहुत ही ज्यादा बेकार समझा जाता है और सभी उसे नीचे नजरों से देखते हैं। वैन के फादर और उसके सारे ब्रदर्स के पास 4 एलिमेंटल मैजिक में से ही कोई एक एलिमेंटल मैजिक है। आगे हमें देखने को मिलता है कि वैन टिल से अलग अलग मैजिक के बारे में जान रहा होता है। बाकी की मीडिया पर हैरानी हो गई थी कि वैन इतना छोटा होने के बावजूद भी कितना समझदार है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड चीजों के बारे में बस पूछ नहीं रहा, साथ ही उनके बारे में नॉलेज भी हासिल कर रहा है। तभी यहाँ पर स्पार्टा नाम का एक बटलर आता है। ये वैन के फादर को काफी सालों से सर्व करता आया है। और वैन अभी आप 2 साल के हैं, मैं जानता हूँ कि आप सीख रहे हैं और बेसिक न्यूमेरिकल्स भी आप सीख रहे हैं, है ना, लेकिन आपको कितना कुछ पता है। वैन को भाई इससे थोड़ा सा डर सा ही लगता है। वो बताते हैं कि अभी वो अच्छे से पढ़ना नहीं सीखा है और वो थोड़ा बहुत सब्सट्रैक्शन कर पाता है। लेकिन स्पार्टा भाई वैन को उंगलियां दिखा के पूछता है कि ये दोनों मिला के कितने होते हैं। यकीनन वैन आसानी से बता देता है कि टोटल 5 होते हैं। ये सुनते ही स्पार्टा वैन से कहता है कि वो उसका ट्यूटर बनेगा। ये सुनने के बाद वैन भाई हद से ज्यादा ही परेशान हो जाता है। स्पार्टा वैन की हद से ज्यादा खतरनाक पढ़ाई लिखाई करता है। बेचारा वैन 2 साल तक इस हेल में ही रहता है। आगे वैन 4 साल का हो जाता है। हम देखते हैं कि वो टिल के साथ स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन टिल यहाँ पर वैन के भाई मजे ले रही होती है। आगे दूसरी मेड्स टिल को पकड़ लेती है। टिल तुम्हें लॉर्ड वैन के ऐसे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। लॉर्ड वैन इस वुमेन को पनिश कीजिए। अरे पनिश, लेकिन सच में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। नोबेल से कोई रूड बर्ताव करता है तो ये बहुत ही बड़ा क्राइम है। लेकिन यकीनन वैन को भाई इन सबसे कुछ भी लेना देना नहीं होता। वो दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। हम देखते हैं कि वैन आगे टिल को एक पिंच मारता है और कहता है कि ये मैटर यहीं पर खत्म होता है। आगे 1 और साल बीत जाता है। इस 1 साल में वैन ने लगातार स्वॉर्ड्समैनशिप सीखा है। अभी वो अपने लेवल के सोल्जर्स इन ट्रेनिंग वालों के साथ इक्वली फाइट कर पा रहा होता है। सारे जो दूसरे बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पर हैरान होते हैं कि एक नोबेल होने के बावजूद वैन उनके साथ एकदम अच्छे से नॉर्मल लड़के जैसे ही बर्ताव करता है। इसके बाद आप देखते हैं कि वैन यहाँ पर ऐसे ही बैठा होता है। तभी चिवलैरिक के ऑर्डर्स डिप्यूटी कमांडर डी वैन के पास आता है। डी को पता चल गया होता है कि वैन स्वॉर्ड्समैनशिप में कमाल का है, इसीलिए वो वैन को यहाँ पर देखने के लिए आया था। वैन के सॉफ्ट हाथों को देख के डी काफी ज्यादा हैरानी हो गया था। उसे लगा था कि वैन रात भर स्वॉर्ड की ट्रेनिंग करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वैन बताता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं होता, रात में उसे बहुत ही पढ़ाई करनी पड़ती है। तभी डी वैन को बताता है कि उसने सुना है स्पार्टा को ऑर्डर दिया गया है कि वो वैन की स्टडी नॉर्मल से 3 टाइम ज्यादा हार्ड कर ले। ये सुनने के बाद वैन भाई हद से ज्यादा हैरान हो जाता है। वही तो मुझे हमेशा से ये और लगता था कि सिर्फ मुझे अकेले को मॉर्निंग से रात तक पढ़ाई करवाई जाती है। डी यहाँ पर वैन से कहता है कि वो उसको स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाने वाला है। वैन कहता है कि उसे स्वॉर्ड्समैनशिप पसंद है, लेकिन उसे स्टडी करना भी पसंद है। वो दोनों में ही अपना बेस्ट करने का ट्राई करेगा। अगर आप ये करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी कम से कम मैं आपको पर्सनली कुछ स्वॉर्ड लेसन दूंगा। वैन समझ जाता है कि भाई डी मानेगा नहीं, उसे उसके साथ स्वॉर्ड्समैन की ट्रेनिंग करनी होगी। आगे हम देखते हैं कि डी भाई वैन की भयंकर स्वॉर्ड ट्रेनिंग ले रहा होता है। वो वैन से कहता है कि उसे 100 अबव विंग्स, 100 मिड स्वैप्स और 100 थ्रस्ट करने हैं। शाम तक स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कर करके वैन भाई बहुत ही ज्यादा थक गया होता है। वो मन में कह रहा होता है कि भाई ये डिमोशन है। तभी डी वैन से कहता है कि वो वैसे बेटा है, उधर भी वो ट्रेनिंग कर ले, वो ऐसे एक इमेजिनरी सीट पर बैठे। खैर तभी टिल यहाँ पर आके वैन को टावल देती है। भले चाहे कैसी भी हो, लेकिन वैन को अपनी नई लाइफ बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होती है। आगे हमें 1 साल बाद दिखाया जाता है। हर दिन स्टडी और शॉर्ट की ट्रेनिंग करने के बाद वैन बोर हो चुका था, इसलिए वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए मार्केट में आया होता है। मार्केट में आने के बाद वैन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है। तभी पीछे की बिल्डिंग को देखने के बाद वैन पूछता है कि आखिर ये क्या है। टिल उसे बताती है कि ये मैरिज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हॉल है। ये कंपनी बहुत ही बड़ी है और किंगडम में इसके बहुत सारे ब्रांचेस भी है। तभी वैन देखता है कि एक बंदा एक लड़की को बंदी बनाकर कहीं पर ले जा रहा होता है। तुमने उस लड़की को ऐसे बांध के क्यों रखा है? मेरा
मेरा बेटा है, इसके साथ मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तुम्हारा बेटा? हाँ, मैं यहाँ पर इसे स्लेवरी में बेचने के लिए लाया हूँ। क्या स्लेवरी? काफी समय से अब तक गरीब फैमिलीज अपने बच्चे जिनको वो खाने तक नहीं खिला पाते वो उनको स्लेवरी में बेच देते हैं ताकि इससे उनको कुछ पैसा मिले और वो जी पाए। तभी यहाँ पर मैरिज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हॉल से रोजालिया नाम की एक लड़की आती है जो कि वैन को पहचान लेती है। सब आपके बारे में बात कर रहे हैं लॉर्ड वैन। मेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मेरा नाम रोजालिया है। वैन रोजालिया से पूछता है कि बंदा उसके बेटे को यहाँ पर बेचने के लिए लाया है तो वो कितने में बिकेगा। रोजालिया बंदे से पूछता है कि उसके लड़के में कोई मैजिकल एप्टीट्यूड है। बंदा बताता है कि इसके पास थिविक मैजिक है। ये सुनने के बाद रोजालिया बताती है कि इसके लिए वो उसे सिर्फ 3 ही लार्ज सिल्वर कॉइन दे सकती है। ये सुनने के बाद बंदे को भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने बच्चे को पीटने लगता है। तुम बेकार लड़के कहीं के, तुम किसी भी काम के नहीं हो। बंदा लड़के को किसी और शॉप में ले जाने लगता है लेकिन वैन उसे रोक देता है और कहता है कि इस लड़के के लिए वो उसे 5 बड़े सिल्वर कॉइन देगा। बंदा इसके लिए मान जाता है। वो 5 सिल्वर कॉइन को लेके यहाँ से निकल जाता है। इस लड़के का नाम खामसिन होता है। वैन खामसिन को फ्री कर देता है और उसे कहता है कि अब से वो फ्री है। वो जहाँ पर भी जाना चाहता है जा सकता है लेकिन खामसिन के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। वैन भी ये बात समझ जाता है। वैन उसे कहता है कि खामसिन उसके साथ आ जाए लेकिन लॉर्ड वैन आपके फादर ऐसे ही किसी को मैंशन में नहीं आने देंगे। हाँ, लेकिन बात अलग होगी अगर आप इसे एक स्लेव बना के लाते हैं। उन दोनों की बात सुनने के बाद वैन को ना चाहते हुए भी खामसिन को अपना स्लेव बनाना पड़ता है लेकिन यहाँ पर खामसिन को वैन का स्लेव बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। रोजालिया वैन और खामसिन का स्लेव कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर देती है। खामसिन के हाथ पर एक साइन आता है। रोजालिया बताती है कि यह स्लेव कॉन्ट्रैक्ट सील है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट नलीफाई नहीं होता ये सील हमेशा ऐसे रहेगी। वैन अब खामसिन के लिए कुछ नए कपड़े लेने के बारे में सोचता है। रोजालिया उसे कहती है कि वैन फर्स्ट टाइम उनके यहाँ पर आ रहा है तो उससे कोई भी वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगी। इस सुनकर वैन उसे थैंक्स कहता है। रोजालिया हैरानी हो जाती है कि एक नोबेल उसे थैंक्स कह रहा है। आगे हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर खामसिन वैन के पास आके उसे कह रहा होता है कि कमांडर डी उसे ढूंढ रहे हैं। वैन आके खामसिन से कहता है कि वो खामसिन को ये कुकी देगा अगर वो डी को बताएगा कि वैन यहाँ पर नहीं है। खामसिन इसके लिए मान जाता है। हालांकि वो वैन को बताता है कि कमांडर डी को ऑलरेडी लगभग पता चली गया है कि वैन यहाँ पर है। डी यहाँ पर आ जाता है। खामसिन उसे बताता है कि वैन यहाँ पर नहीं है। हाँ, लेकिन किसी ने उसे थोड़ी देर पहले रूम में जाते हुए देखा था। तभी डी को खामसिन के मुंह पे कुकीज के क्रम्स दिखते हैं जो कि अभी कुछ मोमेंट पहले नहीं थे। खामसिन उनको वाइप अप कर देता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। डी को भाई सारा मसला समझ आ गया होता है कि वैन ने खामसिन को रिश्वत देके उसके बारे में बताने से मना कर दिया है। खामसिन भी कहता है कि आखिर वो क्या करे, वो वैन का स्लेव है ना, उसको उसकी बात माननी होगी। एक बच्चे होने के बाद भी तुम में काफी दम है। हाँ, जब उससे ऐसे बात कर रहे हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो लॉर्ड वैन की जगह पे मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। क्या? डी भाई खामसिन को लेके यहाँ से जाने लगता है। आगे दिन बीतते हैं और वैन 8 साल का हो जाता है। पूरे किंगडम में वैन की बात चल रही होती है। सभी को पता ही होता है कि वो कितना अच्छा है, इसलिए सभी वैन को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और अब ये सभी वैन के मैजिकल एप्टीट्यूड रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वैन के पास 4 एलिमेंट मैजिक में से कोई भी एप्टीट्यूड नहीं होता। इसके ऊपर से वैन को सबसे बेकार एप्टीट्यूड प्रोडक्शन मैजिक मिला होता है। तुम्हें पता है प्रोडक्शन मैजिक को सारे मैजिक में सबसे बेकार क्यों माना जाता है? उस मैजिक में मटेरियल्स को प्रिपेयर करके अपने दिमाग में रिजल्ट को विजुअलाइज करके तुम स्वॉर्ड्स और एक्सेसरीज को बना सकते हो, लेकिन ये चीज बिना मैजिक के भी आसानी से बन जाती है। आखिर इससे तुम लोगों को कैसे बचा पाओगे? मेरा लेट 5 मेरा पावरफुल मेज थी और मैं भी, तो आखिर हमने तुम्हारे जैसे एक प्रोडक्शन मेज को कैसे जन्म दे दिया? वही कथा था जो तुमसे उम्मीदें लगाई। हम देखते कि भाई वैन के फादर उसे खत्म करने वाले होते हैं लेकिन वैन का सबसे बड़ा भाई मुर्शी उसे रोक देता है। मुर्शी फादर एक रिमोट विलेज है जो कि हमारे मार्च का हिस्सा होने के बावजूद अपनी लोकेशन की वजह से डेवलप नहीं हुआ। क्यों ना उस विलेज का हम वैन को दे दें? नेमलेस विलेज। मुर्शी बताता है कि उस विलेज में 100 लोग रहते हैं। वहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री नहीं है और वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है जो कि नॉर्थ के माउंटेन की तरफ घूमते रहते हैं। वो गांव फेल्डिबेल्टो कंट्री के पड़ोस में है और दूसरी तरफ ट्रैवल किंगडम एलनेटा है। अभी के लिए उस विलेज की वैल्यू सिर्फ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज कैंप फील्ड के लिए है। मार्केट से फैसला कर लेते हैं कि वो वैन को उस गांव का लीडर बना देंगे। इतना कह के वो यहाँ से निकल जाते हैं। मुर्शी अपने छोटे भाई से माफी मांगता है कि उसे ऐसी जगह पर जाना होगा। मेरे आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, उल्टा मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए। आपकी वजह से मैं बच पाया। आगे हम देखते हैं कि वैन की उस विलेज में जाने की तैयारी हो रही होती है। वैन को ये अलोने किया गया होता है कि वो चिवलारी को ऑर्डर की नाइट्स को अपने साथ ले जाए, इसलिए वैन के बड़े भाई मुर्शी ने कुछ एडवेंचरर को वैन की प्रोटेक्शन के लिए हायर कर दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि टी भी भागते हुए यहाँ पर आती है। वो कहते हैं कि वो लॉर्ड वैन की पर्सनल मेड है तो वो उनके साथ ही आएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि भाई डी भी यहाँ पर आता है। लॉर्ड वैन, मेरा प्लान है कि स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में मुझे जितना कुछ भी पता है वो सब कुछ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। वैन भाई यहाँ पर हैरानी था कि डी उसके साथ कैसे आ सकता है, उसे तो ये अलो नहीं किया गया है। लेकिन भाई डी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। खैर तभी इस पार्ट अब यहाँ पर आता है। वो वैन को बताते हैं कि उसने उसके फादर से कहा है कि अब वो रिटायरमेंट ले रहा है। अब वो रिटायर हो चुका है तो वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी जा सकता है और उसने वैन के साथ जाने का सोच लिया होता है। वैन भाई यहाँ पर परेशान सही हो जाता है। खैर आगे हम देखते हैं कि वैन भाई खुश था कि वो सभी उसके साथ आ रहे हैं। तब आगे जाते हुए वैन देखता है कि सभी लोग यहाँ पर उसे ग्रैंड सेंड ऑफ देने के लिए आए होते हैं। वैन यहाँ पर हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके फादर ने ऑर्डर दिया था कि वैन को सीक्रेटली यहाँ से भेजना है। लेकिन आगे वैन को पता चलता है कि इन दोनों ने बैनर लगा के सबको बता दिया होता है कि लॉर्ड वैन आज जाने वाले हैं। खैर सब यहाँ पर वैन को गुड बाय करते हैं। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है ये सभी काफी आगे आ चुके होते हैं। कैरेज में वैन अपने प्रोडक्शन मैजिक को टेस्ट करता है। वो एक लकड़ी से एक छोटी सी नाइफ को बना देता है। खैर तभी आगे बढ़ते हुए कैरेज अचानक से रुक जाता है। वैन को देखने को मिलता है कि जिस विलेज में वो जा रहा है वहाँ पर अटैक हो चुका है। एडवेंचरर्स वैन को बताते हैं कि वो बैंडिट्स या मर्सनरीज हो सकते हैं। वैन देखते हैं कि विलेज के अराउंड भारी लकड़ियों से एक डिफेंस बना हुआ है लेकिन वो एरोस को अंदर जाने से नहीं
नहीं रोक सकता। लगभग 20 इनिमी होते हैं और यहाँ पर वैन की तरफ बैटल करने के लिए बहुत ही कम लोग होते हैं। डी तो भाई लड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन हायर के हुए एडवेंचरर में से और तो उसे कहता है कि वो बैटल से लड़ने नहीं वाला, उनका काम बस वैन को गार्ड करना है। वो कोई भी बैटल करके अपनी कॉमरेड्स की जान को खतरे में नहीं डालेगा। डी उसे कहता है कि कम से कम वो वैन को प्रोटेक्ट करे, वो जाके आगे लड़ेगा। एडवेंचरर्स इसके लिए हाँ कहते हैं, लेकिन स्पाडा डी को रोक देता है। सर डी, अगर आप मारे जाते हैं तो विलेज का कंट्रोल लेके भी उसका कोई भी फ्यूचर नहीं होगा, तो आखिर हम क्या करें? स्पाडा इनको बताता है कि वो एक एलिमेंटल मेज है, उसके पास एक प्लान है। स्पाडा का प्लान होता है कि वो पहले आगे जाके एक डिफेंसिव वॉल बनाएगा और एक चारे की तरह इनिमी का ध्यान अपनी ओर कर लेगा। उसके बाद एडवेंचरर्स वॉल के पीछे से अटैक करेंगे। जैसे इनिमी का फोकस उनके ऊपर आएगा, डी और उसके बंदे फ्लैंक करके अटैक करेंगे। सरप्राइज अटैक से जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, लेकिन यकीनन ऐसा करने की वजह से स्पाडा की जान नहीं बचेगी। ये बात वैन भी समझ जाता है। स्पाडा, आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करने से आप नहीं बच पाएंगे। इस ओल्ड मैन को एक आखिरी बार अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका दीजिए, प्लीज मेरे इस रिक्वेस्ट को अलो कीजिए लॉर्ड वैन। स्पाडा, हमारे होम के लिए आपने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, मैं ऐसी जगह पे आपको मरने नहीं दे सकता, नहीं डी और उसके मेंस को भी। आप सभी हमारे हाउस के चिवलैरिक के मेंबर्स हैं। वैन जानता है कि अगर वो यहाँ पर स्पाडा या डी में से किसी को भी खोता है तो इस लैंड को आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। वैन इसे कहता है कि वो चारा बनेगा। जो सुनी के बाद सभी के सभी हैरानी हो जाते हैं और टिनी तुरंत ही इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि वैन की जगह पर वो चारा बनेगी। खामसिन भी बेड बनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वैन इन दोनों से कहता है कि वो उन दोनों को मरते हुए नहीं देख सकता। वैन आगे बढ़ रहा होता है, डी की उसकी चिंता हो रही होती है। मैंने आपके साथ दिन रात सॉर्ड की ट्रेनिंग की है ना डिप्टी कमांडर, आपको लगता है कि मैं आसानी से मरूंगा? भले ही मैं मारा जाता हूँ, अपने लोगों के लिए मारा जाना एक लॉर्ड के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? वैन की बात सुन के और तो हैरानी हो जाता है। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वैन को गार्ड करने का क्वेस्ट औरतों को मिला था। पहले औरतों को लग रहा था कि वैन भी बाकी नोबेल की तरह ही होगा जो एडवेंचरर को नीचे नजरों से देखता है, लेकिन वैन यहाँ पर खुद आके औरतों को उसको गार्ड कर रहा है, इसके लिए थैंक्स कहता है। बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ऑटो यहाँ पर सामने आ जाता है। ठीक है, हम आपके लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देंगे। अरे नहीं, आप सभी, एक बच्चा कह रहा है कि वो अपनी जिंदगी को रिस्क में डालेगा। अगर ये देखने के बाद भी अगर मैं चुपचाप खड़ा रहता हूँ तो मेरे कॉमरेड्स मुझ पे गुस्सा हो जाएंगे, है ना? आज तक जितने भी नोबेल से मैं मिले उससे आप पूरी तरीके से अलग हैं। फ्लोरियन, देखा, आपको हमारे जैसे एडवेंचरर के नाम भी याद है, इसलिए हमें यकीन है कि हम आपके लिए हमारी लाइफ्स को दांव पे लगा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि डी और स्पाडा भी आगे आते हैं। वो दोनों भी वैन से कहते हैं कि वैन को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना यही उनका काम है, क्योंकि मार्केस गिराने का वो फ्यूचर है। हम देखते हैं कि स्पाडा ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी ये उसका यूज करने वाले होते हैं। ये चाह रहे होते हैं एडवेंचरर डाकू पे अटैक कर देते हैं। डाकू यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि भाई उनके पीछे ये वॉल कब बन गई। डाकू का बॉस सबको ऑर्डर देता है कि वो वॉल के पीछे जो भी है उनको खत्म कर देंगे। सारे डाकू वॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी डी आके डाकू पे सरप्राइज अटैक कर देता है। दूसरी तरफ से ऑटो भी डाकू को खत्म करने लगता है। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। ज़ारा यहाँ पर तो अटैक कर देता है, लेकिन तब वैन आके डाकू के पैर पर स्लैश मार देता है। डाकू नीचे झुक जाता है। इसके बाद खामसिन आके डाकू को स्लैश मार के खत्म कर देता है। आगे हम देखते हैं कि बचे हुए सारे डाकू को इन सभी ने आराम से पकड़ लिया होता है। ये मैटर यहाँ पर आराम से निपट गया होता है और तो सोच रहा होता है कि वो कुछ समय के लिए वैन के पास ही रुक जाए। इन 5 एडवेंचरर को दूसरे क्वेस्ट में भी जाना था तो वो यहाँ पर रुकते नहीं, लेकिन 4 औरतों के साथ ही वैन के लिए यहाँ पर रुकने का सोच लेते हैं। आगे सभी विलेज के अंदर आ जाते हैं। इस विलेज की हालत तो भाई बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वैन के सामने विलेज का चीफ रोंडा आता है। वैन और उनका एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हो जाता है। वैन बताता है कि वो यहाँ पर इस विलेज का नया लॉर्ड है। रोंडा उनके विलेज को बचाने के लिए वैन को थैंक्स कहता है। क्या पहले भी यहाँ पर ऐसे अटैक हुए हैं? हाँ, इसी साल में हमारे ऊपर अभी तक काफी सारे अटैक्स हुए हैं। आखिर इस विलेज को इतना क्यों टारगेट किया जा रहा है? पहले जब हम फेरडिन तो काउंटी का हिस्सा थे, नाइट्स इस एरिया को पेट्रोल किया करते थे, लेकिन अब वो सब कुछ जा चुका है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये विलेज हमारी फेटियो मार्च का पार्ट बनने की वजह से खतरे में है। हाँ, माफ कर दीजिए, मेरे फादर मार्केस फेटियो ने इस छोटे से विलेज पे ध्यान नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि स्मॉल विलेज जैसा प्रोटेक्शन की वर्थ नहीं है क्योंकि वो टैक्स के रूप में कुछ दे नहीं सकते। चीफ, किंगडम की स्टेट के बारे में कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। वैन इनको समझाता है कि किंगडम ने जो रूल्स बनाए हैं उनको तो वो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन विलेज को कैसे प्रोटेक्ट करना है इसके बारे में उसने 3 मेजरमेंट लिए हैं। पहला, वो इस विलेज में कुछ ऐसा प्रोड्यूस करेंगे जिससे किंगडम इस विलेज को इग्नोर नहीं कर पाएगा। दूसरा, मर्चेंट को रेगुलर यहाँ पर काम पर रखने के लिए अर्निंग सोर्स को जनरेट करना। तीसरा, खुद से इस विलेज को इम्प्रूव और डेवलप करना। लड़की बताती है कि इसके बारे में उन्होंने बहुत बार सोचा, लेकिन ये बस बोलने के लिए आसान है, कोई भी ये काम अभी तक नहीं कर पाया। वैन भाई लड़की को मोटिवेट करता है कि अब उनका नया लॉर्ड यहाँ पर आ गया है, इस विलेज को वो बचाने के लिए और नहीं करता। तभी स्पाडा अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो मार्केस फेटियो को एक बटलर के तौर पर सर्व कर चुका है। इसके बाद डी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो फर्टिस के चिवलारी के ऑर्डर का डिप्यूटी कमांडर है। वो यहाँ पर वैन को सर्व करने के लिए आया है। तो मैजिक कब तक रह सकता है? एक सर्टेन टाइम के लिए वॉल बनी रहेगी, लेकिन टाइम के साथ जैसे ही माना कम होता रहेगा वॉल बस एक मिट्टी की दीवार होगी। मतलब हमें उसे किसी स्ट्रॉन्ग चीज से रिप्लेस करना होगा। ठीक है, क्या अभी के लिए आप वॉल को बना सकते हैं? स्पाडा अपने अर्थ मैजिक से विलेज के चारों तरफ एक वॉल बना देता है। सारे विलेजर्स ये देख के भाई हैरानी हो जाते हैं। खाए और कुछ जाल वगैरह बनाने का काम डी करने वाला होता है, जिससे कोई भी बाहर से हमला करने के लिए आए तो उसकी स्पीड कम हो सके। वह सभी विलेजर्स से कहता है कि अगर वो सभी एक साथ हो जाते हैं तो ये विलेज फिर से पहले से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के रिबॉर्न होगा। इसके बाद हमें इन तीनों को फॉरेस्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर वैन ने कुछ लकड़ियाँ जमा की होती है। वैन अब यहाँ पर अपने प्रोडक्शन मैजिक को टेस्ट करने वाला होता है। वैन अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जैसे वैन का माना उसके हाथों में आता है, वो उड़ के सारे फाइबर्स को सेंस कर पा रहा होता है। वैन उन सारे फाइबर्स को थ्रेड्स की तरह एक साथ मिला के स्ट्रॉन्गर बनाता है और सबको कंप्रेस करके वो यहाँ पर एक वुड ब्लॉक बना लेता है। ये दोनों पूछते हैं कि आखिर ये क्या है? ये एक फाइबर ब्लॉक है जो कि एक नैनो फाइबर जैसा है, लेकिन भाई इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि फाइबर और नैनो फाइबर क्या
क्या है। यकीनन भाई वैन को अपनी पुरानी दुनिया से फाइबर के बारे में पता होता है, इनको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। आगे थोड़ी देर बाद ऑर्थो और फ्लोरिया यहाँ पर आते हैं। फाइबर ब्लॉक को देख के वो भी हैरान थे, उनको भी कुछ पता नहीं था कि आखिर ये क्या है। लॉर्ड वैन ने इनको बनाए हैं। अरे यार जितना मैंने सोचा था ये तो उससे कई ज्यादा हल्के हैं। क्या मैं इसे कट करने का ट्राई करूँ? हाँ क्यों नहीं। और तो अपनी पूरी जान लगा के शॉर्ट से फाइबर ब्लॉक पे अटैक करता है, लेकिन फाइबर ब्लॉक को कुछ भी नहीं होता, उस पर एक स्क्रैच भी नहीं आता। ये देखने के बाद और भाई हैरानी हो जाता है। आगे शाम हो जाती है, हम देखते कि वैन ने अपने फाइबर ब्लॉक से यहाँ पर कई सारे वेपन बना दिए होते हैं। लॉर्ड वैन क्या आपका माना खत्म नहीं हुआ? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो फील हो रहा है कि अभी भी मेरे पास बहुत सारा माना है। प्रोडक्शन मैजिक काफी ज्यादा इंटेंस होता है, इसमें बहुत सारा हार्ड होता है, लेकिन मैंने तो भाई यहाँ पर बहुत सारी चीजें बनाई होती है, साथ ही उसका कुछ खास माना इससे खत्म भी नहीं हुआ होता। वैन को भी अभी कुछ पता नहीं होता कि भाई उसके साथ ये क्या हो रहा है। मूड ही खराब हो जाता है, लेकिन भाई वो बेचारी अपने इमोशन को दिखा नहीं सकती। वो एक्स को ले लेती है और कहती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई। वैन को ऑलरेडी पता चल गया होता है कि टिल को ये पसंद नहीं आया। वो उसके लिए बाद में कोई अच्छे से एक्सेसरी बनाने वाला होता है। आगे रात हो जाती है, टिल और खामसिन सो रहे होते हैं। वैन और बाकी काफी दिनों से ऐसे बाहर ही कैंप लगा के गुजारा कर रहे होते हैं। वैन सोचता है कि विलेज की डिफेंस से पहले वो अपने बेसिक नीड को यहाँ पर पूरी कर दे। कल वो यहाँ पर एक हाउस बनाने का सोच लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वैन काफी सारे फाइबर ब्लॉक्स को यहाँ पर लाता है। विलेज चीफ आके वैन से पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। वैन बताता है कि वो यहाँ पर रहने के लिए घर बना रहा है। इस जगह को नॉर्मली काफी समय से कोई यूज नहीं किया गया और मुझे लगता है कि लॉर्ड के मैंशन के लिए ये जगह परफेक्ट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे वैन अपने घर को बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। पहले वो 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स को इमेजिन करता है, इसके बाद वॉल और फ्लोर्स जो कि उनको कनेक्ट कर दे। वैन भाई एक परफेक्ट मैंशन को इमेजिन कर लेता है और हम देखते हैं कि उसका मैंशन यहाँ पर बन जाता है, जिसे देखने के बाद हर कोई हद से ज्यादा ही हैरान हो गए होते हैं। टिल और खामसिन कह रहे होते हैं कि लॉर्ड वैन का प्रोडक्शन मैजिक किसी टेरिटरी पे गवर्न करने के लिए एक एलिमेंटल मैजिक से भी बेहतर है। अरे नहीं, प्रोडक्शन मैजिक इंटरेस्टिंग स्किल है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एलिमेंट मैजिक जैसा ऑफेंसिव मैजिक ही बेस्ट है। लोग भी वैसे लॉर्ड के अंडर ज्यादा सिक्योर फील करते हैं, लेकिन भाई ये दोनों कह रहे होते हैं कि लॉर्ड वैन जो कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो लॉर्ड जाल्फा के किंगडम के बजाय लॉर्ड वैन के इस विलेज में रहना ही पसंद करेंगे। वैन को लग रहा होता है कि उसे अच्छा लगे, इसलिए वो दोनों ऐसा कह रहे हैं। लेकिन तभी स्पार्टा कहता है, आपने जो कहा वो वॉर के टाइम के लिए करेक्ट है। हालांकि लोग ऐसे लॉर्ड की चाह रखते हैं जो कि उनके लाइफ को इम्प्रूव कर सके। इस सेंस से देखा जाए तो जनता की जरूरतों को आपसे बेहतर कोई भी पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल स्पार्टा सही कह रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आपने एक पूरे हाउस को ही बना डाला। लॉर्ड वैन की पावर एक नॉर्मल प्रोडक्शन मैजिक यूजर से बहुत ही ज्यादा बियॉन्ड की है। अगर आप लोग मुझे लंबर ला के देते हो तो मैं आपके लिए भी घर बना दूंगा। ये सुनते ही भाई ऑर्थो और डी में राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही अपने बंदों से तुरंत लंबर को लाने को कहते हैं, लेकिन तभी चीफ भी कहते हैं कि क्या अगर वो लंबर को ला के देते हैं तो लॉर्ड वैन उनके लिए भी घर बना देंगे। विलेजर्स बता रहे होते हैं कि उनके घरों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वैन भी देखता है कि हाँ विलेजर्स के घर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बेकार है। वैन कहता है कि वह सबके लिए घर बना देगा। यह सुनते सभी विलेजर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वैन ने इन सबके लिए घर बना दिया होता है। वैन ने गिल्ड प्लान के अनुसार घरों के स्ट्रक्चर को बना दिया होता है। इस स्ट्रक्चर में 4 होम ब्लॉक के हिसाब से हाउस के यूनिट होंगे और इनके बीच में आने जाने के लिए परफेक्ट स्ट्रीट भी होगा। वैन ने सभी के घरों को यूनिफॉर्मली बना दिया होता है ताकि विलेजर्स को अपने घरों के लिए असमानता महसूस न हो। वैन ने ये घर अभी तो वुड से ही बना दिए होते हैं, लेकिन फ्यूचर में वो इन घरों को और भी ज्यादा बेहतर बनाने वाला होता है। हम देखते हैं कि वैन ने इनके लिए घर बना दिया होता है तो हर कोई उसके लिए खाना वगैरह दे रहा था। आगे यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि वैन ने मैंशन की साइड में एक पब्लिक बार भी बना दिया होता है और फ्लोरिन ने अपने वाटर मैजिक से वाटर का इंतजाम कर दिया होता है। खामसिन ने वाटर को चारकोल फायर से हीट कर दिया होता है और यहाँ पर मस्त से सभी के सभी हॉट वाटर का मजा ले रहे होते हैं। अगले दिन अभी वैन यहाँ पर विलेज में वाटर का प्रबंध करने का प्लान करता है। स्पार्टा रिवर के पास से जितना हो सके उतना एक बड़ा ट्रेंच बनाता है। इसके बाद डी, खामसिन और बाकी के हाथ से खुदाई करते हुए उसे आगे विलेज तक बढ़ाने लगते हैं। वैन पीछे रह के ट्रेंच को और मजबूत कर रहा होता है। आगे शाम हो जाती है। वैन कहता है कि आज के लिए इतना काफी है, लेकिन डी कह रहा होता है कि वो कुछ और घंटे काम कर लेंगे ना तो विलेज तक पहुंच जाएंगे। वैन भाई डी को जरा अपने आसपास देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि भाई खुदाई कर करके इन तीनों की बैंड बच गई होती है। खैर अगले दिन हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने वाटर कैनल बना दिया होता है। बारिश के पानी से कैनल के अंदर का वाटर बाहर आ सकता है। शायद से मुझे विलेज के पीछे एक लेक भी बनाना चाहिए। ये काफी बढ़िया आइडिया है। पानी की कमतरता के समय भी फिर वो लेक एक वाटर रिजर्वर की तरह काम में आएगी। ठीक है चलो इसे करते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर लेक भी बना दी गई होती है। विलेज के चीफ वैन को थैंक्स कहते हैं कि अब उसकी वजह से उनको पानी लाने के लिए दूर रिवर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है, ये दोनों उसी रिमोट विलेज की तरफ जा रही होती है जहाँ पर वैन है। ये कौन है और वहाँ पर क्यों जा रहे हैं इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वैन ने अर्थ वॉल में स्टोन को डाल के उसे एक कंक्रीट जैसा बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया होता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, और ज्यादा सेफ्टी के लिए वैन ने वॉल पे कई सारे बैरिकेड भी बना दिए होते हैं। सामने शील्ड लगी होती है जिससे सामने के अटैक से डिफेंस मिलेगा। विलेज का डिफेंस अब तगड़ा हो गया होता है। वैन के प्रोडक्शन मैजिक को देख के डी तो कहता है कि भाई अगर वैन के फादर को पता होता है कि उसके पास ऐसी पावर है तो वैन हाउस का हेड या फिर कम से कम डेवलपमेंट का एडवाइजर होता। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लॉर्ड वैन हेड की फाइट के एबिलिटी से कई ज्यादा वैल्यू रखते हैं। लेकिन सर स्पार्टा ये देख के आपको नहीं लगता कि लॉर्ड वैन की पावर कॉम्बैट के लिए सफिशिएंट है? मैं तो ये भी कहूंगा कि वो किसी और से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लॉर्ड वैन की पावर प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट है, लेकिन कॉन्करर लैंड के लिए ये सुटेबल नहीं है। इन दोनों का भाई अपना अलग ही मसला चल रहा होता है। वैन भाई इनको शांत करता है। वो बताता है कि फ्रस्ट्रेट होकर उनको कुछ भी मिलने नहीं वाला, उनको एक साथ मिलकर जो भी खतरा आता है उनका सामना करना है। खैर तभी यहाँ पर वैन को भूख लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि टिल ने खाना बना दिया होता है। तभी टिल से वैन को ये भी पता चलता है कि भाई यहाँ पर इनको खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की भी बहुत कमी है। तभी स्पार्टा वैन से
कहते हैं कि विलेज के डिफेंस के साथ उनको रेगुलर इनकम के बारे में भी कुछ करना होगा। यहाँ विलेज में लॉर्ड वैन को जो स्वीट बेक डिजर्ट्स पसंद है, उनके लिए भी कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। ये सुनने के बाद वैन भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसे कुछ तो करना ही होगा जो कि विलेज से सेल हो। आगे हमें इन सबको दिखाया जाता है। यहाँ पर वैन बस अभी आया होता है। वैन को भाई अपने बनाए हुए वेपन को ज़ारा से टेस्ट करना था, लेकिन ये दोनों अपने वेपन को टेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो वेपन वैन ने जो इनको दिए थे, ये दोनों अपने वेपन को खराब नहीं करना चाहते थे। वैन उनसे कहता है कि उसे खुशी है कि उसने दिए हुए वेपन को वो इतने प्यार से संभाल रहे हैं, लेकिन अगर वो उसे टेस्ट नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि वो कैसे है। तभी ज़ारा अपने ऑर्क नाइट शील्ड को निकालता है। ज़ारा बताता है कि ये शील्ड ऑर्क के बैग से बनी है, ये बहुत ही ज्यादा स्टडी और फ्लेक्सिबल है। वैन कामसिन से कहता है कि वह वो शील्ड पे स्ट्राइक मारे। ना चाहते हुए भी कामसिन आके शील्ड पे स्ट्राइक मारता है, लेकिन बहुत ही हल्की सी। ज़ारा हंसते हुए कहता है कि भाई वो जानता है कि वो अपने वेपन को डैमेज नहीं करना चाहता, लेकिन इतने लाइट स्ट्राइक से कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन हम देखते हैं कि बस उतने स्ट्राइक से शील्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देख के सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ज़ारा भाई रोने लगता है कि उसकी शील्ड टूट गई। मैं हैरानी हूँ कि बस एक वुडन से बना हुआ वेपन इतना पावरफुल कट लगा सकता है। क्या ये एक वुडन से बनी हुई है? खैर आगे हम देखते हैं कि वैन ज़ारा के वेपन को ठीक कर देता है, जिससे यकीनन वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी और तो यहाँ पर आ जाता है। हम देखते हैं कि भाई उसने बहुत सारे ऑर्क्स को लाया होता है और तो बताता है कि वुल्फब्रुक माउंटेन रेंज के डीप फॉरेस्ट में बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। वहाँ के मॉन्स्टर को हंट करके औरतों ने आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और यहाँ तक मिथ्रिल और भी लाया है। मिथ्रिल और को देखने के बाद वैन भी भाई बहुत ही एक्साइटेड हो गया होता है। सच में ये फॉरेस्ट से मिला है, तो फिर आज तक वहाँ पर कोई माइन करने के लिए क्यों नहीं गया? मुझे पूरा तो पता नहीं है, लेकिन मेरा गेस है कि ये किंगडम के रीच के बाहर है, इसलिए। ओह ऐसा है, इतना सब कुछ वहाँ पर मिला है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वेल्थ और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। वैन औरतों से कुछ आयरन और लेता है और यहाँ पर एक आयरन ब्लॉक बना देता है। वाह, आपने इसे बना भी दिया। मैंने इसे पिघलाकर पूरा नहीं बनाया है, इसलिए मैं नहीं जानता कि ये कितना प्योर है। लॉर्ड वैन, क्या आप इससे मेरे लिए एक स्वॉर्ड बनाएंगे? हाँ क्यों नहीं, मुझे अभी भी तुम्हारे शील्ड के लिए बुरा फील है। सच में, तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक शॉर्ट स्वॉर्ड और एक लॉन्ग स्वॉर्ड बनाइए। स्वॉर्ड के लिए इतना पागल क्यों हो रहे हैं? पहले तो उसे स्वॉर्ड इतनी कुछ पसंद नहीं थी ना। इनको कहाँ पर पता है कि भाई वॉर्ड की पूरी स्वॉर्ड ये हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आयरन वाली स्वॉर्ड कितनी पावरफुल होगी। वैन यहाँ पर आयरन से एक शॉर्ट स्वॉर्ड बना देता है, जो कि ज़ारा को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद वॉन एक लॉन्ग स्वॉर्ड को भी बना देता है, और ये तो पहले वाली से भी बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। उन स्वॉर्ड्स को देखने के बाद अब औरतों भी अपने लिए एक स्वॉर्ड बनाने की रिक्वेस्ट करता है, और ये दोनों भी हाँ क्यों नहीं, तुम लोगों ने और लाया है, घर जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए वेपन बना दूंगा। तभी हम देखते हैं कि फ्लोरियर भी यहाँ पर आ गई होती है। वो कहती है कि ये स्वॉर्ड भारी कीमत में बिक सकती है। तभी वैन यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या होगा अगर वो मिथ्रिल से वेपन बना दे। हम देखते हैं कि स्पाइडर यहाँ पर आ जाता है। मिथ्रिल को देखने के बाद वो भी हैरान हो गया था। मैंने बहुत ही कम सुना है कि लोगों ने माउंटेन को छोड़ के जंगलों में मेटालिक ओर को माइन किया है। ये बस एक ही कारण से हो सकता है कि वहाँ पर आसपास एक डेंजन हो। आपको लगता है कि वहाँ पर एक डेंजन है? देखा जाए तो किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है ना, मतलब वहाँ पर कोई गया ही नहीं कभी, तो शायद से हो सकता है। लॉर्ड वैन, अगर हम डेंजन को डिस्कवर करते हैं तो हमारी सिचुएशन बहुत ही बदल जाएगी। लोगों की और गुड्स की आने जाने की भीड़ विलेज में बहुत ही बढ़ जाएगी। एक नया डेंजन, हाँ अगर हमने उसे डिस्कवर किया तो इससे विलेज की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। हमें बताया जाता है कि डेंजन में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, साथ ही ऐसे जेम भी होते हैं जो नेशनल ट्रेजर जितने वैल्यूएबल होते हैं। नॉर्मली जब गिल्ड को नए डेंजन के बारे में पता चलता है, वो डेंजन के सबसे पास वाले टाउन या विलेज में अपनी ब्रांच को ओपन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये होती है कि अभी के लिए विलेज के अंदर इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक नए गिल्ड को वेलकम कर सके। साथ ही नेबर वाले नेशन प्रॉफिट के चलते हुए डेंजन को हटाने के लिए इन पर अटैक कर सकते हैं। तो लॉर्ड वैन आप ये कह रहे हैं कि डेंजन की बात को हमें सीक्रेट रखनी चाहिए, लेकिन डेंजन के बारे में अगर हमें पता चलता है तो चिवलारी का ऑर्डर भी तो आएंगे ना। प्रॉब्लम की बात ये है कि फेल्टियो हाउस में अभी मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर उनको पता चल गया कि यहाँ पर एक डेंजन है तो मुझे कहीं और भेज देंगे। फिर तो डेंजन के डिस्कवरी से पहले आपको विलेज को जल्दी से ग्रो करना होगा। अभी के लिए ये सभी डेंजन की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने का सोच लेते हैं। वैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो जानता है कि डेंजन की डिस्कवरी से इन सबको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अपने फायदे को अवॉइड करके वो वैन के लिए उसको सीक्रेट रख रहे हैं। वैन इन सभी को थैंक्स कहता है। आगे वैन और टिल ऐसे ही विलेज में घूम रहे होते हैं, तभी एक विलेजर आके चिल्लाते हुए कहता है कि आर्मर्ड लिजार्ड विलेज की तरफ आ रहे हैं। वैन तुरंत गेट को बंद करने को कहता है। विलेज के मेन गेट को बंद कर दिया जाता है। सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गए होते हैं। वैन सबसे कहता है कि वो विलेज को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो अकेले ये नहीं कर पाएगा, उसको उस सबकी जरूरत होगी। सभी विलेजर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैन सभी को ऊपर जाने को कहता है। खामसन वैन को बताता है कि औरतों की पार्टी हंटिंग करने के लिए विलेज के बाहर गई है, तो वो अभी विलेज में नहीं है। ये सुनने के बाद वैन ऊपर जाने लगता है, लेकिन टिल उसे रोक देती है। उसे वैन की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही होती है। लॉर्ड वैन, क्या हुआ? डी माफ कर देना, क्या आप टॉप पे जाके रिपोर्ट करेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है? डी से पूछता है कि वहाँ पर कितने लिजार्ड है। डी बताता है कि रफली 40 लिजार्ड्स है और वो सभी 8 मीटर टॉल है। ये सुनने के बाद वैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत की बात है। बस एक ही आर्म्ड लिजार्ड को हराने के लिए 4 से 5 वाटर नाइट्स लगते हैं। वैन डी को बैलिसेड में आयरन बोल्ट को लोड करने को कहता है। डी के मैन कह रहे होते हैं कि रेगुलर वेपन आर्म्ड लिजार्ड के टफ हाइट्स पे काम नहीं करते। डी भी ये बात जानता है, लेकिन वो ऐसे हार मानने के लिए तैयार नहीं था। लॉर्ड वैन के ऑर्डर को वो ट्राई करना चाह रहा होता है। डी सबसे कहता है कि बैलिसेड में आयरन बोल्ट को लोड करो। सभी विलेजर्स आयरन बोल्ट को लोड करते हैं। डी अटैक करने का ऑर्डर देता है। सभी के सभी अटैक कर देते हैं और डी देखता है कि लॉर्ड वैन के वेपन तो उस लिजार्ड के बॉडी के आर पार हो जाते हैं। ये देखने पर डी पूरा हैरान हो जाता है। आर्म्ड लिजार्ड वन शॉट हो रहे होते हैं। वैन ने बनाए हुए वेपन की ताकत डी अभी समझता है। खैर अभी भी काफी लिजार्ड बचे हुए हैं। सभी फिर से अटैक करते हैं। इस बार भी बहुत सारे लिजार्ड खत्म हो जाते हैं, लेकिन सारे नहीं मरते और यहाँ पर आयरन बोल्ट खत्म हो जाते हैं। वैन सोच में पड़ जाता है कि अभी वो क्या करे, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। वैन डी से कहता है कि वो वुडन बोल्ट का यूज करे। सभी वुडन बोल्ट से अटैक करते हैं और हम देखते हैं कि वुडन बोल्ट भी यहाँ पर लिजार्ड को वन शॉट कर देते हैं। सारे लिजार्ड यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। ये लोग
जीत जाते हैं। सभी के सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं। आगे हम देखते हैं कि भाई इन सभी ने सारे लिजार्ड से जितना कुछ भी मटेरियल निकल सकता है वो सब कुछ निकाल दिया होता है। वैन यहाँ पर आता है, वो देखता है कि अब उनके पास मीट की तो कोई भी कमी नहीं है। वैन कहता है कि आज रात वो एक बड़ा फीस्ट रखेंगे। आगे हमें रात में दिखाया जाता है जहाँ पर विक्ट्री की खुशी मनाई जा रही होती है। वैन को यहाँ पर लिजार्ड का मीट बहुत ही पसंद आता है। लॉर्ड वैन, जब मैंने सुना कि आपने जिस चीज से हमारे वेपन बनाए थे उसी चीज से बोर्ड बनाए हैं, तब मैं समझ गया था कि आर्म्ड विजार्ड कैसे इतनी आसानी से मर गए। हाँ, लॉर्ड वैन ने तुम्हारे लिए वेपन्स बनाए। और तो प्लूरियर और ज़ारा दिखाने लगते हैं कि भाई वैन ने उनके लिए मस्त से स्वॉर्ड बनाई है। ये देखने के बाद डी वैन के पास आके कहने लगता है कि भाई उसे भी एक वेपन चाहिए। बस इतना ही नहीं, अब डी के मेल्स भी वैन से वेपन की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वैन इसे कहता है कि जो विलेज के फाइनेंस ऑर्डर में आ जाएंगे वो इनके लिए वेपन से बना देगा। आगे पार्टी खत्म होने के बाद वैन और औरतों की मीट सेलिंग पे बातें चल रही होती है। जहाँ औरतों वैन को बताता है कि अगर वैन लिजार्ड को मर्चेंट को बेचता है तो उसे हर एक के लिए 20 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। हालांकि इस केस में ज्यादातर मीट खराब हो जाता है तो उनमें से और ट्रांसपोर्ट फीस को घटाने के बाद हर एक के लिए 8 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। वैन मन में कहता है कि अभी उनके पास 40 लिजार्ड का मीट है तो उसके हिसाब से उसको 300 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। वैन सोच लगता है कि भाई जापान की करेंसी के हिसाब से ये कितना होगा, और उसे देखने को मिलता है कि भाई ये टोटल 300 मिलियन येन होगा। अगर हम इसे इंडियन रुपीस में देखते हैं तो ये लगभग 18 करोड़ रुपए होते हैं भाई। लेकिन तभी एस्पार्डा वैन को बताती है कि जब कोई भी विलेज या टाउन 100 गोल्ड कॉइन को बनाता है तो उनको मार्केट को 50% टैक्स देना होता है। ये सुन के वैन भाई हैरानी हो जाता है। वो पूछता है कि क्या वो इसे सीक्रेट नहीं कर सकते। एस्पार्डा कहता है कि नहीं। ये सुन के भाई वैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। खैर इस सबसे भी ज्यादा वैन को ये प्रॉब्लम लग रही होती है कि अगर वो इस सभी लिजार्ड को बेच देता है तो उसके फादर को विलेज के कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा। अगर उनको पता चल गया कि इस विलेज में कुछ वैल्यू है तो वो वैन को यहाँ से निकाल के किसी दूसरे रिमोट एरिया में भेज देंगे और फिर वैन को अच्छे से इस विलेज में जीने का जो मौका मिला है वो चला जाएगा। इसको सीक्रेट रखना ये आसान तो नहीं है, लेकिन हम एक चीज को ट्राई कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम अपने बड़े भाई लॉर्ड मोर्शिया को रिपोर्ट करेंगे। ओह मैं समझ गया, लिजार्ड मॉन्स्टर को हराने का क्रेडिट हम मेरे भाई को देंगे। बिल्कुल सही। अगले दिन हम देखते हैं कि दो मर्चेंट यहाँ पर विलेज में आते हैं और यकीनन विलेज के एंट्रेंस को देखने के बाद ये हैरानी हो गए होते हैं। अब यार ये सच में एक रिमोट विलेज है, हम कहीं गलत रोड से तो नहीं आ गए। वैन ऊपर ही होता है, वो इन दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि भाई उसका नाम वैन है और वो इस विलेज का लॉर्ड है। यकीनन ये दोनों वैन को पहचान जाते हैं। वैन इनको उनका नाम पूछता है, इसका नाम बेल है और ये पीछे वाला बंदा इसका नाम रेंगो है। वैन इनको आर्म्ड लिजार्ड से निकाले हुए मटेरियल्स के पास आता है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा होते हैं। ये दोनों इतने सारे मटेरियल्स को देखने के बाद हद से ज्यादा हैरान हो चुके। बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों भाई वैन का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करने लगते हैं। चलो फिर तुम्हारा शॉप बनाया जाए। आगे हम देखते हैं कि वैन इनके लिए यहाँ पर एक शॉप भी बना देता है। अबे यार मैंने तो उनको बस बताया था कि हमारा शॉप हम कैसा चाहते हैं और उन्होंने ये बना भी दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है भाई। आगे थोड़ी देर बाद मर्चेंट के जाने के बाद हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ विलेज के पास आगे होते हैं। यहाँ पर एस्पार्डा ने वैन से कहा होता है कि उनका प्लान ये है कि वो विलेज को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि जिसमें 10,000 लोग रह सकते हैं। 10,000 लोग, मैं तो बस 1000 से शुरुआत करने के बारे में सोच रहा था। नहीं, अब ऐसा नहीं कर सकते। विलेज के करंट डेवलपमेंट पेस को देखा जाए तो 10,000 आंकड़ा भी थोड़ा कम ही है। जैसे जैसे हम लैंड को बढ़ाते जाएंगे हमें और भी ज्यादा गार्ड्स लगेंगे, साथ ही विलेज के फैसिलिटीज को संभालने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स भी लगेंगे। अब आप ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सही है। फोर्ट्रेस टाउन कैसा होगा इसके बारे में आपने कुछ आइडिया सोचा है? वैन बताता है कि वो एक स्टार टाइप का फोर्ट्रेस टाउन बनाने वाला है। जो भी हमला करने के लिए आएंगे उनको मेन एंट्रेंस से पहले ही बाहरी पॉइंट से भिड़ना होगा। अगर वो उनको इग्नोर करके सीधा अंदर आने की कोशिश करते हैं तो उन पे 3 साइड से अटैक होगा। इस पार्टा को भी डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आता है। तब यहाँ पर एक नाइट आके वैसे कहता है कि पड़ोसी काउंट फेर्डिनाटो से यहाँ पर दूध आए हैं। यकीन ये दोनों ही होती है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर आ जाती है। वैन इनको अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम पैन मेरा है। मैं हाल ही में नाइट पोजीशन से प्रोमोट होके विस्काउंटेस बनी हूँ। मेरा नाम आंटी ऑन फेर्डिनाटो है। मैं काउंट फेर्डिनाटो की सबसे यंगेस्ट डॉटर हूँ। लॉर्ड वैन, आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? जितना मैं गेस कर पा रहा हूँ आप अपने एनिमी को ऑब्जर्व करने और मुझे अपनी तरफ करने के लिए आई हो। क्या बात है, सच में आप तो कमाल के ही है लॉर्ड वैन। हम बस 8 साल के हैं और आपने ऑलरेडी समझ भी लिया। आपकी थ्योरी करेक्ट है। आपको एक ऐसा लैंड दिया गया है जो हमारी काउंटी और एलिनाटा किंगडम के अंडर है। इसलिए काउंट फेर्डिनाटो आपसे सावधान है। उनको डर है कि आप मार्केस फेर्टो के कोई अनजाने एम्बिशंस को बढ़ाने के लिए आए हैं। हालांकि एक बच्चे को भेजना जिसे अपने किंगडम में एक प्रोडिजी से जाना जाता है ये तो सही नहीं है। साथ ही आपके पास कोई भी एलिमेंटल मैजिक नहीं है। हाँ आप सही है, मेरे पास एलिमेंटल मैजिक के लिए कोई भी एप्टीट्यूड नहीं है। लेकिन काउंट की जो चिंता है वो भी किसी काम की नहीं है। मेरे फादर ने मुझे यहाँ पर भेजा नहीं बल्कि किंगडम से यहाँ पर निकाल फेंका है। आप ये सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं। आपने इस रिमोट विलेज को बस कुछ ही समय में एक फोर्ट्रेस बना दिया। यहाँ बिल्डिंग्स बनाई। कम से कम भी देखा जाए तो आपके साथ यहाँ पर 5000 मेंस को भेजा होगा ताकि इस रिमोट विलेज को एक नया मिलिट्री आउटपोस्ट बनाया जाए। क्या हुआ, अब आपकी बोलती बंद क्यों हो गई? हाँ वैन भाई जोर जोर से हंसने लगता है। माफ कर देना, आप इतनी सीरियस बात कर रही थी कि ठीक है मैं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देता हूँ। मैंने सब कुछ बता देता है कि उसके फादर ने उसके साथ बस खाम सिन और एक लगेज से लोड किया हुआ कैरेज को लाने के अलावा और कुछ भी अलो नहीं किया था। बाकी जितने भी लोग उसके साथ दिख रहे हैं वो अपनी मर्जी से वैन के साथ आए हैं। उसके फादर ने तो उसे गुड बाय तक नहीं किया। ये सुन के आंटी बहुत ही हैरान हो जाती है। क्या तभी पैन मेरा विलेज के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछती है। वैन उसे डायरेक्टली दिखाने का सोच लेता है। हम देखते हैं कि सभी विलेज के बाहर आते हैं। एस्पार्डा अपने अर्थ मैजिक से एक वॉल को बनाता है। पैन मेरा समझ जाती है कि भाई एस्पार्डा एक टॉप टियर का अर्थ मैजिशियन है। हालांकि पैन मेरा को भी ये बात पता होती है कि जैसे ही वॉल का माना खत्म होगा वो टूट जाएगी। लेकिन तब वैन अपने मैजिक से वॉल को मजबूत बना देता है। इसके बाद वो ब्लॉक से यहाँ आरती के पास भी कोई ऐसा ही लो रैंक का मैजिक है। आगे वैन बताता है कि जैसे उसके फादर को पता चला कि उसके पास प्रोडक्शन मैजिक है उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। लेकिन उसके फादर को पता नहीं है कि
क्योंकि वैन के पास ऐसे लेवल का प्रोडक्शन मैजिक है। पैन मेरा भाई सारा मैटर अभी समझ जाती है और वो भी एक्चुअली ट्रुथ बताई देती है कि वो यहाँ पर किस लिए आई थी। पैन मेरा को इंस्ट्रक्ट किया गया होता है कि वो लेडी आर्टी की शादी का हाथ वैन के लिए ऑफर करे। ये सुन के वैन भी समझ जाता है कि आर्टी भी एक दूध बन के आई है। खैर वैन इनको बताता है कि वो अब विलेज को मजबूत और डेवलप करने वाला है, उसको किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, इसलिए मैरिज की कोई भी जरूरत नहीं है। पैन मेरा बताती है कि एक्चुअली में वो यहाँ पर आरती के मैरिज के खिलाफ ही थी। ऐसे रिमोट विलेज में आरती को हैप्पीनेस नहीं मिलती, ये बात तो उसे भी पता थी। वैन भी इस बात से एग्री करता है। वो कहता है कि किसी को फोर्सफुली एक ऐसी जगह पे मैरिज करवाना जहाँ पर मनी नहीं है, गुड्स नहीं है, साथ ही यहाँ पर डाकू और मॉन्स्टर का अटैक का भी खतरा रहता है, यकीनन ये सही डिसीजन नहीं है। पैन मेरा बताती है कि इसलिए वो लेडी आरती की एंगेजमेंट रोकने के लिए आई थी। लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद और वैन क्या क्या कर सकता है, कैसे लोग उसका साथ देते हैं, उसका नॉलेज, मिस फॉर्चून के खिलाफ उसकी विल पावर और ओवरवेलमिंग मैच, ये सब कुछ देखने के बाद उसका मन बदल गया होता है। वो वैसे कहते हैं कि अब लेडी आर्टी की शादी वैन से करवाने में उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। पैन मेरा तो भाई ये भी कह देती है कि अगर एज का गैप नहीं होता तो वही वैन से शादी कर लेती। वैन भैया पर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रहा होता है कि उसकी ऐसी तारीफ हो रही है। पैन मेरा आर्टी से पूछते हैं कि उसका क्या ख्याल है, लेकिन आर्टी और वैन दोनों ही कहते हैं कि उन्होंने अभी मैरिज के बारे में कुछ सोचा नहीं है। वैन बताता है कि मैरिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसके बारे में वो बाद में सोचेंगे। खैर आज रात के लिए पैन मेरा ये रुकने का सोच लेती है। वैन भाई इनके यहाँ पर एक इन भी बना देता है। आगे रात को ये सभी खाना वगैरह खा लेते हैं। रात को वैन आर्टी को इन तक छोड़ने के लिए आता है। आर्टी आज वैन ने जो भी किया उसके लिए थैंक्स कहती है। आरती बेचारी बहुत ही ज्यादा नर्वस थी कि उसकी एंगेजमेंट होने वाली है, लेकिन वैन बहुत ही ज्यादा काइंड है। ये जाने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। आर्टी गुड नाइट कहकर यहाँ से निकल जाती है। आगे हमें इस सब को दिखाया जाता है। स्पार्टा वैन से कहता है कि जैसे काउड ने आर्टी का मैरिज वैन के लिए भेजा है, इससे उनको यकीन है कि आर्टी भी कोई एलिमेंटल मेज नहीं है। वैन यहाँ पर एक डिसीजन लेता है कि अगर आर्टी अपने घर नहीं जाना चाहती तो बिना एंगेजमेंट के भी वो यहाँ पर रह सकती है। यहाँ पर पैन मेरा ने भी पहले सोचा था कि कल वो घर जाएंगे, लेकिन अभी उसे कुछ दिन यहीं पर रुकने का मन हो रहा था। आर्टी भी इसके लिए हाँ कहती है। अगले दिन टिल और खामसन वैन को काफी जल्दी ही उठा देते हैं। वैन उसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। टिल और खामसन बताते हैं कि एक अर्जेंट बात है। वैन ने जो विलेज के पीछे वैन लेक बनाई है वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। ये सभी उधर की तरफ निकल पड़ते हैं। वैन तो भाई इस बात से ज्यादा हैरान था कि इन्होंने लेक का नाम वैन लेक क्यों रख दिया। टिल बताते हैं कि विलेजर्स ने वैन के ऑनर के लिए ये नाम रखा है, साथ ही इससे आने वाली जनरेशन वैन के कामों को याद रख सकती है। खैर ये तो यहाँ पर लेक के पास आ जाते हैं। वैन टी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। डी वैन को एक लड़की को दिखाता है जो कि लेक के अंदर होती है। यकीन वैन पूछता है कि अब ये कौन है। स्पार्टा बताते हैं कि वो एक अपोकेलो है। वो एक हाफ ह्यूमन और हाफ फिश होते हैं। इनकी प्रजाति मोस्टली डीप फॉरेस्ट के रिवर में होती है, लेकिन पता नहीं किसी कारण से ये वैन ने जो लेक यहाँ पर बनाई है यहाँ पर कुछ आ गए हैं। डी बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर स्पीसीज है, बस कुछ लोग ही इनको देख पाए हैं। वैन अपोकेलो लड़की से पूछता है कि उसका नाम क्या है और उसे क्या चाहिए, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देती। वैन सोच रहा होता है कि क्या वो उसकी बात भी समझ पा रही है। वैन टिल से कहता है कि वो जाके कुछ मीट लाए। टिल मीट ला देती है। वैन लड़की से कहता है कि अगर वो चाहे तो इसे खा सकती है। वैन मन में कहता है कि किसी के साथ फूड शेयर करना या फ्रेंडशिप बढ़ाने का एक अच्छा तरीका होता है। और हम देखते हैं कि सच में ये लड़की अब वैन के पास आ रही होती है। लड़की थोड़ी सी बाहर आती है और पूछती है कि क्या वो इसे खा सकती है। हमारे लॉर्ड वैन ने उनको हराया है। इसके बाद सारे गाँव वाले भी यही कह रहे होते हैं। ये सब सुनने के बाद लड़की यहाँ से निकल जाती है। मैंने सोच रहा था कि क्या वो फिर से आएंगी। स्पार्टा बताती है कि उनकी स्पीसीज काफी ज्यादा ही रेयरली बाहर आती है, तो शायद से वो अब जल्द वापस नहीं आएगी। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि लड़की आज अपने पूरे स्पीसीज को ही लेके यहाँ पर आ गई होती है। वैन स्पार्टा से पूछते हैं कि कई अपोकेलो आर्मर्ड लिजर्ड को गॉड्स की तरह तो नहीं दिखते ना। स्पार्टा कहता है कि जितना वो जानता है उसने लगता है कि ऐसा कुछ होगा। तभी उस लड़की के डैड कहते हैं कि उसे वैन से बात करनी है। वैन को भाई ये बंदा बड़ा स्केरी लग रहा होता है। हाँ बोलिए ना, मेरी बेटी के साथ कायम रहने के लिए आपका शुक्रिया। और तो वो आपकी बेटी है। यंग मैन, मैंने सुना है कि आप वो हो जिन्होंने आर्मर्ड लिजर्ड को हराया है। हाँ मतलब ऐसा ही है। ये सुन के सभी अपोकेलो हैरानी हो जाते हैं कि भाई एक बच्चे ने आर्मर्ड लिजर्ड को हरा दिया। वैन के लिए जा रहा होता है कि उसने अकेले उनको नहीं हराया, लेकिन ये बंदा वैन की बात पूरी होने ही नहीं देता और कहता है कि वैन उसकी बेटी लैडा पिरोरा के साथ शादी कर सकता है। क्या शादी? क्या आपको ये अरेंजमेंट अच्छा नहीं लगा? मैं लाडा वेस्टा हूँ और मेरी बेटी लाडा पिरोरा मेरी अकेली बेटी है। जैसे वो बड़ी होगी वो एक ब्यूटीफुल जेम की तरह ब्राइट होगी। लेकिन वैन इनको समझाता है कि भाई शादी करने के लिए अभी वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, वो अभी शादी नहीं करने वाला। आप सीधा शादी की बात क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई कारण है? अभी तक मेरे लोग ह्यूमन के साथ संबंध बनाने के लिए अवॉइड करते आए हैं, लेकिन कुछ सालों से आर्मर्ड लिजर्ड हमारे रिवर्स में घुसने लगे और हमारे बहुत लोग मारे गए। इसलिए मैं किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को ढूंढ रहा था जो लाडा पिरोरा का हस्बैंड बने। मैं बस हमारे प्लेस को सिक्योर करना चाहता हूँ ताकि सभी शांति से रह पाए। वैन समझ जाता है कि लाडा वेस्टा उसकी बेटी वैन से इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि वो एक पावरफुल ह्यूमन के साथ अलायंस बनाना चाहते हैं। वैन लाडा वेस्टा से कहता है कि मैरिज की कोई भी जरूरत नहीं है, वो मैरिज के बिना भी उनके ट्राइब को प्रोटेक्ट कर लेगा। हाँ क्या आप सच में? हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये सेटल हो जाता है। चलो अब ये सेटल हो गया है तो मैं आपके लिए कुछ बना देता हूँ। हम देखते कि वैन भाई यहाँ पर इनके लिए एक रेस्ट एरिया बना देता है। वैन की मैजिक को देखने के बाद लाडा वेस्टा हद से ज्यादा हैरान हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इनकी ट्राइब यहाँ मस्त से रेस्ट करने लगती है। खैर आगे स्पार्टा वैन से कहते हैं कि अभी उनका वेस्ट को क्लीन करने का टाइम है। लाडा वेस्टा पूछता है कि क्या बात है। वैन उसे बताता है कि उसने घर के नीचे पाइप से बना के वेस्ट को जमा करने के लिए खड्डा बनाया है। उनको मोड़ को चालू बंद करके बार बार उधर पानी फ्लो करके उसे साफ करना पड़ता है। लाडा वेस्टा कहता है कि वो ये काम कर लेंगे। वैसे भी वो वैन की हेल्प करना ही चाहते हैं। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, वाटर में काम करना तो हमारी स्पेशलिटी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे वैन इनको मोड़ के पास लाता है। अपोकेलो मोड़ चालू करते हैं और एक काम हो जाता है। आगे लाडा वेस्टा वैन से पूछते हैं कि इसे हर दिन करना है क्या। वैन बदले दिन हम देखते हैं कि वैन आर्टी के साथ बोट में लेक पे आया होता है। माफ करना लेडी आर्टी, इतनी सुबह सुबह मैंने आपको यहाँ पर लेक पर बुला लिया। मुझे लगा कि आपको ऐसे सुबह की एयर अच्छी लगेगी। कोई बात नहीं, मुझे भी मॉर्निंग में बात करना अच्छा लगता है। ये काफी रिफ्रेशिंग है, सुन के अच्छा लगा। वैन
आटे को कल जो भी अपोकुलो के साथ मसला हुआ था उसके बारे में क्लियर आंसर देने जा रहा होता है, लेकिन आटे बताती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है। पैन मेरा ने उसे सब कुछ बता दिया था, तो उसे उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में अब पता है। ये सुन के वैन को भी भाई काफी राहत मिलती है। तभी यहाँ पर प्रियोरा आती है और वो वैन को गुड मॉर्निंग हस्बैंड कहती है और साथ में ये भी पूछती है कि ये लड़की कौन है। आटे अपना इंट्रोडक्शन देती है। तब यहाँ पर कुछ और अपोकुलो लड़के आते हैं। ये सभी भाई वैन को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वैन इनको मीट वगैरह जो देता है। ये सभी वैन को लॉर्ड के ही बुलाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या सीन है, पर वैन को देख के ये हद से ज्यादा ही खुश थे और उसके बोट को हिलाने लगते हैं, जिससे आटे वैन की तरफ आ जाती है। ये देखने के बाद प्रियोरा को बहुत ही जलन होने लगती है। वो आके वैसे पूछती है कि हस्बैंड जी आप ठीक है ना, मैंने तुम्हारे फादर से इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, हमारी एंगेजमेंट भी नहीं हुई है। ये सुनने के बाद प्रियोरा को भाई और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ से निकल जाती है। लड़के कह रहे होते हैं कि लॉर्ड वैन ने तो प्रियोरा को बुली कर दिया। आगे हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर लाड़ा वैसा वैन से मिलने के लिए आए होते हैं। वो वैन से कहते हैं कि प्रियोरा ने उनको सब कुछ बता दिया है। वैसा सीधा ही कह देते हैं कि वो एक कंपटीशन रखेंगे, वैन उनके पीपल के खिलाफ कॉम्पीट करेगा और अगर उस कंपटीशन में वो जीते हैं तो वैन को प्रियोरा से शादी करनी होगी। वैन इसके लिए हाँ या ना बोले इससे पहले ही डी बीच में आगे कह देता है कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। डी आप ही लॉर्ड वैन, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं चौलारी को ऑर्डर का डेप्यूटी कमांडर आपको जीत दिला के रहूंगा। इस पार्ट भी यहाँ पर आगे होते हैं। वो भी कहते हैं कि इस मैरिज वाले मसले से वैन जितना जल्दी निकलेगा उसके लिए ये अच्छा ही होगा, इसलिए स्पार्टा भी इस चैलेंज के लिए रेडी थे। साथ ही पैन मेरा और ये दोनों भी इनके साथ जुड़ जाते हैं और कहते हैं कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लॉर्ड वैन आप कभी भी नहीं हार सकते। वैसा कहता है कि वो 3 राउंड कंपटीशन से इसे सेटल करेंगे, जो भी 2 राउंड को जीतेगा वो विजेता कहलाएगा। वैसा फर्स्ट कंटेस्ट वैन को रखने को कहता है। वैन सोचने लगता है कि वो क्या करे, तभी उसे वॉलीबॉल की याद आती है। आगे हम देखते हैं कि वैन ने यहाँ पर एक वॉलीबॉल का सेटअप बना दिया होता है। वैन इनको बताता है कि अगर वेस्टा इस बॉल को वैन के लैंड में गिरा देता है तो उनको 1 पॉइंट मिलेगा। स्पार्टा कहते हैं कि भाई उन्होंने भी आज तक ऐसे स्पोर्ट के बारे में कभी सुना नहीं, आखिर वो कैसे सुनेगा भाई। वैन यहाँ पर रीइंकार्नेट होकर आया है, जापान में तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है। आगे हम देखते हैं कि इस स्पोर्ट में पैन मेरा और टिल वैन की तरफ से और अपोकुलो की तरफ से प्रियोरा और उसके डैड होते हैं। इनका मैच स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि भाई पहले बॉल में टिल मिस कर देती है, पॉइंट वेस्टा को मिल जाता है। आगे हम देखते हैं कि भाई अपोकुलो तो वॉलीबॉल में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, वो लगातार इनको हराते जाते हैं। ये दोनों कोशिश कर रही होती है, ये कुछ स्कोर कर भी लेती है, लेकिन आगे टाइम अप हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि अपोकुलो इस मैच को जीत चुके हैं। दूसरा इवेंट अब वेस्टा डिसाइड करने वाला होता है। वेस्टा वैन को बताता है कि दूसरे इवेंट में स्विमिंग होगी, इस वाले कॉन्टेस्ट में 2 पर्सन होंगे। वैन भाई थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन अपोकुलो स्विमिंग में ऑलरेडी मास्टर होते हैं। वैन को लग रहा होता है कि भाई वो फिर से हार जाएगा। तभी डी आके वैन से कहते हैं कि वैन इस मैच को डी पे छोड़ दे। इस वाले कॉन्टेस्ट में वैन की तरफ से डी और खामसिन होते हैं। कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और एक खामसिन अपोकुलो से काफी पीछे होता है, लेकिन खामसिन अपनी पूरी जान लगा के आगे बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद प्रियोरा अपनी स्पीड को बढ़ा देती है और साइड क्रॉस कर लेती है। दूसरी तरफ की अपोकुलो वहाँ से स्टार्ट करती है, या खामसिन भी आ जाता है। डी तुरंत आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि डी तो भाई अलग ही लेवल पर स्विमिंग कर रहा होता है। ये देखने के बाद वेस्टा भी हैरानी हो जाता है। हम देखते हैं कि डी अपोकुलो को पीछे करके इस कॉन्टेस्ट में जीत जाता है। वेस्टा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो स्विमिंग में हार गए। खैर अभी एक लास्ट इवेंट बाकी होता है। वेस्टा वैन से कहता है कि आखिरी इवेंट वैन ही डिसाइड करेगा। वैन थोड़ा सोचने लगता है। आगे हम देखते हैं कि वैन यहाँ पर एक आइस क्रशर बनाता है और फ्लोरियर को इसके नीचे आइस बनाने को कहता है। फ्लोरियर आइस बना देती है। आगे हम देखते हैं कि वैन यहाँ पर आइस गोला बनाता है और बताता है कि ये एक स्पीड ईटिंग कॉन्टेस्ट है, इसमें सबसे पहले जिसे जो खा लेगा वो जीत जाएगा। वैन और आटे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अपोकुलो की तरफ से प्रियोरा और उसके डैड होते हैं। कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि भाई वैन ने इस गोले को हद से ज्यादा बेकार बना दिया होता है। इसको खा के इन सभी की जान निकल जाती है। खेल जीतने के लिए हम देखते हैं कि ये इसे खाने लगते हैं। वैन और आटे काफी तेजी से इसे खाए जा रहे होते हैं और आगे हमें देखने को मिलता है कि इस कॉन्टेस्ट में वैन और आटे ही जीत जाते हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं कि भले ही वैन जीत गया होता है, वैसा कहता है कि अभी तो वैन उसे और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा है, तो उसकी शादी वो प्रियोरा से करने के लिए हार नहीं मानेगा। इतना कह के वो यहाँ से निकल जाता है। वैन मन में कहता है कि यार फिर इस कॉन्टेस्ट का क्या फायदा हुआ। हाँ खैर आज जो कुछ भी हुआ उससे सबको एक अलग ही फन मिला। तभी वैन को ऐसे मुस्कुराते हुए देख के आते मन में कह रही होती है कि लॉर्ड वैन के सराउंड हमेशा स्माइल फेसेस ही होते हैं, आखिर वो ऐसे एंजॉय कब कर पाएगी, क्या वो ऐसा कर भी पाएगी। हमें आटे के पार्ट्स को दिखाया जाता है। आटे बताते हैं कि जब से वो पैदा हुई है उसके डैड हमेशा से ही बिजी रहते थे, तो मुश्किल से ही उसने उसके फादर को देखा था। उसकी माँ ने आटे को नर्स को दे दिया और आटे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इन सब के पीछे बस एक ही कारण था, आटे एक फेलियर थी। आटे हमेशा शांत स्वभाव की रही है, स्टडी में भी वो उतनी कुछ खास नहीं थी। आटे के पास मेरियोनेट मैजिक यानी पपेट मैजिक है। अपने डॉल्स को पपेट बना के वो उनको मूव कर सकती है। आटे को लगा कि ये मैजिक दिखाने के बाद वो अपनी मॉम को खुश कर देगी, लेकिन ये देखने के बाद उसकी मॉम ने उसे पीटा और कहा कि आखिर उससे उसकी जैसी बेकार बेटी कैसे पैदा हो गई। आटे को बाद में पता चला कि मेरियोनेट मैजिक को इविल कंसीडर किया जाता है। उस दिन के बाद किसी ने भी आटे से बात नहीं की, उसे सबने बस इग्नोर कर दिया। और जब आटे 10 साल की हो गई उसे यहाँ एंगेजमेंट के लिए भेज दिया गया। आटे बहुत ही ज्यादा डरी थी, लेकिन वैन से मिलने के बाद उसकी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो गई। वैन के पास भी बेकार से कहा जाने वाला प्रोडक्शन मैजिक था, लेकिन आटे को देखने को मिला कि लॉर्ड वैन को तो अपने मैजिक में पूरा कॉन्फिडेंस है। वो समझ जाती है कि टैलेंट कैसा भी हो, उसे यूज करने वाला इंसान अगर उसे अच्छे से यूज कर लेता है तो वो बेहतर बन जाता है। आटे ने सोचा था कि शायद से अगर वो भी मेहनत करेगी तो शायद से अपने मैजिक को कुछ वैन जैसा ही कर पाए और उसकी जिंदगी भी खुशियों से भर जाए। आगे हमें वैन को गाँव वाले के पास सिखाया जाता है। वो सभी गाँव वालों से कह रहा होता है कि वो सभी सेफ ही काम
करे। साथ ही वैन इनको बताता है कि कल सबकी छुट्टी है और हर रात में वो मस्त से फीस्ट भी रखने वाले हैं। ये सुनने के बाद सभी गाँव वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वैन मेरे यहाँ पर आती है। उनको मोटिवेट रखने के लिए ये काफी अच्छा तरीका है। तभी आंटी भी यहाँ पर आती है। लॉर्ड वैन गुड मॉर्निंग लेडी आते। लगता है कि आज पूरे दिन वेदर बेहतर रहेगा। आखिर क्या बात है, आज आप बड़ी एनर्जेटिक लग रही है। हाँ, मुझे आज बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है। वो क्या मैं आज आपको वर्क करते हुए देख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। आगे हमें 2 वीक्स बाद दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वैन ने यहाँ पर 2 वीक्स में ही स्टार शेफ वॉलीबॉल बना दी होती है। वैन मेरा हैरान रह जाती है कि वैन ने बस 2 ही हफ्तों में ये बना दिया। खैर तब यहाँ पर वैन मेरा वैन से पूछते है कि ये चीज क्या है। वैन बताता है कि वो एक बैलिस्टिक है। वो सिंपल बैलिस्टिक के लार्जर वर्जन है। इस वाले वर्जन में टॉप और बॉटम के एरोस को सेपरेटली फायर किया जा सकता है। वैन टेस्टिंग के लिए खामसिंग को एक एरो को फायर करने को कहता है। खामसिंग जाके एक एरो को फायर करता है और हम देखते हैं कि भाई इससे तो भयंकर वाला एक्सप्लोजन हो जाता है। वैन मेरा भाई हद से ज्यादा हैरान हो जाती है। वो वैन से कहती है कि उसके पास इतने पावरफुल बैलिस्टिक हैं। वैन बताता है कि उसके पास तो ऐसे 100 है। जहाँ 100 प्राइस बताइए, मैं एक खरीदना चाहती हूँ। माफ करना, लेकिन ये बेचने के लिए नहीं है। ठीक है, तो मैं आपकी एहसान मंद रहूंगी। लॉर्ड वैन, इसके बदले मुझे एक बैलिस्टिक दीजिए। ठीक है, मैं दे देता हूँ, फिर मैं आपसे बाद में मांग लूंगा। वैन पूछता है कि पैन मेरा इतने बड़े बैलिस्टिक को ट्रांसपोर्ट कैसे करेगी। पैन मेरा कहते हैं कि वो एक कैरेज को अरेंज करेगी। साथ ही पैन मेरा देखते हैं कि बोल्ट तो आयरन से बने हैं, तो उनको वो अपने लैंड में बना देगी। लेकिन तभी खामसिन आके कहता है कि पैन मेरा को कम से कम वैन के बनाए हुए 2 बोल्ट ले जाने चाहिए। पैन मेरा पूछते कि ऐसा क्यों। खामसिन अपने स्वॉर्ड को दिखाता है जो कि वैन ने बनाई थी। उसे देखने के बाद पैन मेरा कहते हैं कि उसने आज तक ऐसी शेप वाली स्वॉर्ड कभी नहीं देखी। खामसिन कहता है कि वो पैन मेरा के स्वॉर्ड के साथ इसे थोड़ा टेस्ट दिखाना चाहता है। पैन मेरा अपने स्वॉर्ड को निकालती है। वो बताती है कि ये एक स्पेयर स्वॉर्ड है, बहुत सारे बैटल में इसने उसका साथ दिया है, तुम इसे जरा सा खर्च भी लगा देते हो तो भी मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी। ठीक है, तो ये लीजिए। खामसिन स्ट्राइक मारता है और स्वॉर्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखने के बाद यकीनन पैन मेरा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। आखिर वो स्वॉर्ड किस मटेरियल से बनी है? बस ऑर्डिनरी आयरन से? नामुमकिन। 1 मिनट, इसका मतलब वो बोल्ट्स भी? जैसे मैंने स्वॉर्ड बनाई है वैसे ही मैंने उन बोल्ट्स को बनाया है। वो बोल्ट शायद से एक टाइम पे 2 या 3 आर्म्ड लिजार्ड को भी चीर सकते हैं। क्या कहा आपने? आर्म्ड लिजार्ड के थ्रू जा सकते हैं, वो भी 3? पैन मेरा तुरंत ही बोल्ट की रिक्वेस्ट भी करने लगती है। वह हाँ कह देता है। तभी हम देखते हैं कि और बाकी के सब बहुत ही तेजी से भागते हुए यहाँ पर आ रहे होते हैं और तो सभी को भागने को कहता है। हम देखते हैं कि भाई इनके पीछे एक ड्रैगन लग गया होता है और तो कहता है कि वो ड्रैगन का ध्यान भटकाएंगे, तब तक सभी के सब यहाँ से भाग जाए। लेकिन वैन जानता है कि अगर वो औरतों को ऐसे छोड़ देता है तो वो खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन वैन अगर ऐसे ही ड्रैगन से फाइट करता है तो विलेज भी खतरे में आ सकता है। तभी पैन मेरा आके वैन से कहती है कि वो हेल्प करेगी। वैन औरतों से कहता है कि वो गेट की तरफ आ जाए, वो ड्रैगन पे बैलिस्टिक से अटैक करेंगे। वैन टेल से कहता है कि वो आर्टी को अंदर लेके जाए और साथ ही डी और उसके मेंस को विलेज से यहाँ पर आने को कहे। ड्रैगन यहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है। वैन सबको ऑर्डर देता है कि वो ड्रैगन के विंग्स पर अटैक करे ताकि ड्रैगन नीचे ग्राउंड पे रह जाए। लेकिन तभी वैन देखता है कि औरतों की पार्टी का एक बंदा यहाँ पर नीचे गिर जाता है। मेरी चिंता मत करो, तुम लोग आगे बढ़ो। लेकिन और तो यकीनन ऐसा नहीं होने देता और तो ड्रैगन का ध्यान अपनी ओर करने लगता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा होता क्योंकि ड्रैगन तक आवाज ही नहीं जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि ज़ारा ड्रैगन पे अपने स्वॉर्ड मारता है जिससे ड्रैगन का ध्यान ज़ारा पे आ जाता है। ज़ारा देखता है कि भाई उसकी इस हरकत से तो ड्रैगन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। ज़ारा औरतों से कहता है कि उसकी चिंता ना करें, वो आगे बढ़ जाए। ठीक है, सभी गेट की तरफ बढ़ो। अरे बॉस, आप सीरियसली? तुम हमारी पार्टी के सबसे फास्टेस्ट मेंबर हो, मुझे तुम पे यकीन है तुम जिंदा आ जाओगे। बंदे बैलिस्टिक से ड्रैगन पे अटैक करते हैं लेकिन ड्रैगन अटैक को डॉज कर देता है। ये देखने के बाद वैन बहुत ही हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है कि अगर हम उसे हिट नहीं कर पा रहे तो क्या करें। तभी पैन मेरा वैन से कहती है कि वो ड्रैगन को आगे बढ़ने से कुछ समय के लिए रोक देगी। पैन मेरा अपने फायर मैजिक का यूज करके फायर जेवलिन से ड्रैगन पर अटैक कर देती है। हम देखते हैं कि भाई ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। वैन को पता था कि पैन मेरा कोई मामूली मैच तो नहीं है क्योंकि इतनी कम उम्र में ही वो एक विश्व काउंटेस टाइटल को हासिल कर चुकी है। फिर लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पैन मेरा के इतने पावरफुल अटैक से ड्रैगन को कुछ नहीं हुआ होता। वो फिर से उठ जाता है और उड़ने लगता है। वैन इस बार सारे बैलिस्टिक से अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। ड्रैगन इस बार भी अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन इस बार बहुत सारे अटैक हुए थे। हम देखते हैं कि ड्रैगन के विंग्स डैमेज हो गए होते हैं। ड्रैगन नीचे आ जाता है। वैन फिर से सभी को बैलिस्टिक से अटैक करने को कहता है लेकिन इस बार ड्रैगन अटैक को पहचान के उनको डॉज कर देता है। ये सभी गेट के पास आगे होते हैं, सभी अंदर निकल जाते हैं। वैन को काफी राहत मिलती है कि भाई ये सभी ठीक है। आगे हम देखते हैं कि पैन मेरा फिर से ड्रैगन पे अटैक करती है लेकिन ड्रैगन उसके अटैक को भी डॉज कर देता है। लेकिन पैन मेरा अपने अटैक की डायरेक्शन को चेंज करके ड्रैगन पे हिट कर देती है और फिर से ड्रैगन पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। ड्रैगन अभी गेट के काफी पास आगे होता है। पैन मेरा वैन के पास आके उसे कहती है कि वो मेन गेट के पास जाके ड्रैगन पे और अटैक करने की तैयारी करेगी। वैन कहते हैं कि ठीक है, वो भी उसके पीछे आना है। वैन सभी को विलेज में चलने को कहता है। ड्रैगन को भाई अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आगे होता है। ये सभी विलेज में निकल रहे होते हैं। ड्रैगन आके तो बैलिस्टिक को तोड़ देता है। वैन देखते हैं कि ड्रैगन अभी काफी इंजर्ड हो गया है। तभी एस्पाडा ऑरा फॉर्म करते हुए यहाँ पर आते हैं। वैन उसे कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो जल्दी से पीछे जाए। लेकिन एस्पाडा ड्रैगन की तरफ भी जा रहे होते हैं। वैन चिल्ला के एस्पाडा से कहता है कि अगर एस्पाडा उसके साथ नहीं आएंगे तो वो भी यही पर रुकेगा। ये सुनते ही एस्पाडा रुक जाते हैं। ये थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है लॉर्ड वैन, बस यकीन कीजिए, मैं यहाँ पर बस कुछ समय निकालने के लिए आया हूँ, मैं वापस जरूर आऊंगा। ड्रैगन यहाँ एस्पाडा के सामने आ जाता है। एस्पाडा अपने ऑर्टो मैजिक का यूज करके ड्रैगन की बैंड बजा देते हैं। चलो हो गया, इससे हमें कुछ समय मिल जाएगा। क्या बात है एस्पाडा, आप तो ऑरा फार्मिंग में कमाल के हैं। एस्पाडा भाई आराम से चलते हुए विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। वैन उनसे कहता है कि चलिए मत भागिए। एस्पाडा वैसे कहते हैं कि ऐसे बुढ़ापे में वो भाग नहीं सकते। खामसिन वैन से कहता है कि वो एस्पाडा के साथ रहेगा। वैन आगे जाके विलेज के डिफेंस के चार्ज ले। वैन विलेज की तरफ निकल पड़ता है लेकिन अभी भी विलेज काफी दूरी होता है। औरतों की पार्टी लगभग विलेज के पास पहुंच गई होती है। पैन मेरा वैन से कहती है कि वो सभी पोजीशन में है। पैन मेरा, अगर मैं अभी फेवर को मांगू तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। तो बताइए मुझे क्या करना है। जैसे वो फॉरेस्ट ड्रैगन करीब आएगा, आपने जो पहले हमला किया था उसी तरह से उस पर अटैक करके हमें
ड्रैगन को पिन डाउन करना है, फिर उसके फार्म हाउस पर बैलिस्टिक से अटैक करेंगे। क्या बात है, ये प्लान तो बढ़िया है, लेकिन फिर भी किसने सोचा था कि मेरा मैजिक दुश्मन को बस पिन डाउन करने के लिए यूज होगा। माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको ड्रैगन का मीट शेयर करूंगा। ड्रैगन यहाँ पर उठ जाता है, वैन सभी को तैयार रहने को कहता है। वैन मन में कहता है कि काश थोड़ा सा और समय मिल जाता। तभी डी और उसके बंदे यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि अब सब कुछ उन पर छोड़ दिया जाए। डी भाई सीधा ड्रैगन की तरफ निकल पड़ता है। वैन उससे पूछता है कि वो ठीक तो होगा ना। डी कहता है कि चिंता करने की क्या ही बात है, जब उसके पास वैन के बने हुए वेपन से। डी ड्रैगन पे अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन अपने फैन से उनको ब्लॉक कर देता है। साथ ही ड्रैगन डी के बंदों पर भी अटैक कर देता है। वो शील्ड लगा देते हैं, लेकिन वो पीछे पड़ जाते हैं। ये तो वैन के वेपन है, जिसकी वजह से ये कम से कम ड्रैगन के अटैक को सर्वाइव कर गए। नॉर्मल वेपन होते तो इनका खेल यही पर खत्म था। ड्रैगन इनके काफी करीब आगे होता है। स्पार्टा सामने एक वॉल बना देते हैं। डी अपने बंदों से कहता है कि वो रिट्रीट कर रहे हैं। ड्रैगन स्पार्टा की वॉल को तोड़ देता है। वैन तुरंत पैनमेरा को ऑर्डर देता है। पैनमेरा अपने फायर मैजिक फ्लेयर ब्लास्ट से ड्रैगन पर अटैक कर देती है। इसके बाद वैन तुरंत सारे बैरिस्टेज से अटैक करने को कहता है। मॉन्स्टर को सारे अटैक हिट हो जाते हैं। डी जाके चेक करने लगता है कि भाई ये खत्म हो गया ना, लेकिन तब ड्रैगन अपनी आंख खोलता है और डी पे हमला कर देता है। लेकिन डी लगा के मॉन्स्टर के सर को ही काट देता है और ड्रैगन यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए होते हैं। आर्टी टेल वैन के पास आती है और पूछती है कि वैन ठीक है ना। वैन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी पैनमेरा भी यहाँ पर आती है। लेडी आर्टी, तो आप टील के साथ ही, हाँ, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बॉय, कहना पड़ेगा तुमने अच्छे कमांड्स दिए। ड्रैगन को स्ले करने के लिए कांग्रेचुलेशंस। रेगुलर विलेज पे ड्रैगन ऐसा अटैक क्या होता तो अब तक वो मैप से वाइप हो जाते। स्पार्टा और डी जैसे आपके हीरो यकीनन वो कॉमन नहीं है। उनका दोस्त कहते हुए मुझे प्राउड फील होता है। साथ तुम्हारी वो बैलिस्टिक और उनका वो खतरनाक फोर्स, बाप रे, उन्होंने तो ड्रैगन की स्किन को भी चीर दिया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे उनको और अपग्रेड करना चाहिए। अब मैं ऐसे बैलिस्टिक बनाऊंगा जो एक साथ 10 एरोस को फायर कर सके। लगता है कि मैंने कुछ भयानक ही सुन लिया। खैर पैनमेरा कहते हैं कि अब उन्हें ड्रैगन स्लेइंग सेरेमनी रखनी होगी। वैन को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। पैनमेरा बताते हैं कि बैटल में डी ने ड्रैगन को स्ले कर दिया है, तो उसे ड्रैगन स्लेयर टाइटल मिलेगा अगर वैन सभी विलेजर को जमा करता है। और सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। आज हमने फॉरेस्ट के लॉर्ड द फॉरेस्ट ड्रैगन को स्ले कर दिया है, जिन्होंने बैटल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। हम उन्हें ऑनर देने वाले हैं। अब आगे सब कुछ हाउस कहने से विश काउंटेस पैनमेरा बताएंगी। आज जिस फॉरेस्ट ड्रैगन को हमने हराया है वो इतना पावरफुल है कि काफी सारे विलेज और टाउन को मैं आपसे आसानी से वाइप आउट कर सकता था। बड़ी बड़ी सिटीज भी उससे डरती है, लेकिन आज स्मॉल विलेज ने बस उसे सर्वाइव नहीं किया, बल्कि कोई भी कैजुअलिटीज भी नहीं हुई। यहाँ तक टोटल डैमेज में थोड़ा सा रैम्पार्ट और 2 बैलिस्टिक हैं। मैं अभी उनके नाम लेने जा रही हूँ जिन्होंने इस बैटल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। फर्स्ट है डी, चियोली के ऑर्डर के डिप्टी कमांडर। ये डायरेक्टली ड्रैगन से भिड़ गए और इन्होंने एक स्ट्राइक में ड्रैगन को स्ले कर दिया। दूसरे है कमाल के मेज स्पार्टा। इनके टैलेंट को वर्ड्स में बताना ये नामुमकिन है। इन्होंने अपने मैजिक से ड्रैगन को झुका दिया। और लास्ट में है लॉर्ड वैन, जिनकी कमांड से एक फॉरेस्ट ड्रैगन को हरा पाना ये मुमकिन हो पाया। वैन का नाम आते ही सभी गांव वाले बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। खैर ये सेरेमनी हो जाती है। पैनमेरा अपने मन में कहती है कि वो अपने लोली नाइट पोजीशन से विश काउंटेस पोजीशन तक सारे स्टेटस के लोगों से मिली है, लेकिन उसे भी नहीं लगा था कि वैन जैसा कोई कमाल का भी होगा। पैनमेरा अपने पास्ट के बारे में बताती है। पैनमेरा रॉयल कैपिटल में नाइट्स के लॉन्ग लाइन में पैदा हो गई थी, लेकिन जब उसके मैजिक का एप्टीट्यूड पता चला उसे तुरंत बेस्ट कंडीशन काउंटी में भेज दिया गया। पैनमेरा की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा थी कि उसे मरने की इच्छा होती थी, साथ ही उसे दिन रात स्टडी भी करनी पड़ती थी। स्क्वाड कमांडर बनने के क्वेस्ट में पैनमेरा के फीस को पहचाना गया और बस 16 साल की उम्र में पैनमेरा काउंट के चिवलरी का ऑर्डर की कमांडर बन गई। उसके बाद पैनमेरा काफी बैटल लड़ी और इतनी ग्लोरी को हासिल किया कि वो एक नोबल बन गई। किंग पैनमेरा के सक्सेस से बहुत ही खुश हो गए थे, इसलिए कमांडर बनने के बस 6 साल बाद ही पैनमेरा को विश काउंटेस टाइटल मिल गया। फिर एक दिन पैनमेरा को काउंट फेर्डिनाटो में बुलाया गया। आर्टी के डैड ने उसे बताया कि आर्टी की शादी वो एक रिमोट लैंड के लॉर्ड से करना चाहते हैं। पैनमेरा आर्टी से पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि अगर वो टैलेंटेड होगा तभी आर्टी की शादी उससे होगी, तो उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आर्टी कहती है कि उसका परिवार उसे नहीं चाहता, इसलिए वो उसकी शादी कर रहे हैं। पैनमेरा उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आर्टी के सारे सिबलिंग्स के ऑलरेडी फियांसे हैं। पैनमेरा आर्टी का डर समझ पा रही होती है, क्योंकि जब पैनमेरा को उसके पेरेंट्स से दूर किया गया था उसे भी एक अलग सा डर लगा था। लेकिन ये जब लोग यहाँ पर आए तो पैनमेरा को आर्टी के लिए जो भी चिंता थी वो सब कुछ मिट गई, क्योंकि वैन बहुत ही काइंड और दिल का अच्छा था। उल्टा वैन से मिलने के बाद आर्टी जो रुकी रुकी रहती थी वो अब खेलने लगी है। पैनमेरा यहाँ पर अनाउंस करती है कि वो वैन के साथ इक्वली अलायंस फोर्ज कर रही है। इस सुनने के बाद वैन भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। अभी तक आप लोगों को मार्केट से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, राइट? लेकिन अब आप लोग अगर हमारे साथ अलायंस करते हैं तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगी। काउंट फेर्डिनाटो के नाइट्स का इन्वेशन, अभी आपको इसकी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैन मन में कह रहा होता है कि अगर वो अलायंस फोर्ज करता है तो इनमें अलाय में बदल जाएंगे, ये फाइनेंशियली भी हेल्प होगी। तो वैन के लिए एक प्रकार से ये विन विन सिचुएशन है। पैनमेरा वैन से पूछती है कि वो उसके साथ अलायंस एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वैन हाँ कहता है। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर स्पार्टा वैन को सजेस्ट कर रहे होते हैं कि वैन ने वो रैम्पार्ट्स बना दिए हैं, तो अभी उसे नेक्स्ट सिटी की प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। वैन को याद आता है कि भाई स्पार्टा ने उसे कहा था उसे 10,000 लोगों का एम करते हुए आगे डेवलपमेंट करना है। खैर तभी यहाँ पर टिल और खाम सुनाते हैं। वैन को बताते हैं कि बेल और रेंगो को जो वैन ने मैरी कॉमर्स ऑफ चैम्बर से हायर मर्चेंट को लाने के लिए भेजा था वो उनको लेके आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो फॉरेस्ट ड्रैगन के मटेरियल्स को खरीदेंगे। चलो बढ़िया है, सबसे पहले हम मटेरियल्स को बेचते हैं, फिर मैं ऐसी सिटी बनाऊंगा जहाँ पर सभी मजे के साथ रह सकते हैं। वैन यहाँ पर वेयर हाउस में आ जाता है जहाँ पर मर्चेंट ड्रैगन्स के मटेरियल्स को देखे जा रहे होते हैं। वैन सोच रहा होता है कि भाई मेरी चैम्बर्स के ये मर्चेंट
मर्चेंट ड्रैगन के मटेरियल्स को कितने में खरीदेंगे। रैंगो कहता है कि ये एक ड्रैगन है, इसके ऊपर से ये एक बड़ा सा फॉरेस्ट ड्रैगन है, उसके स्केल्स, फैंग्स और आंखें सभी के सभी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। उन सब मटेरियल्स का वैन को कम से कम 100 प्लेटिनम मिलेंगे। वैन को पता है कि एक प्लेटिनम की कीमत 100 मिलियन येन है। वो कैलकुलेशन करता है और उसे देखने को मिलता है कि भाई वो ड्रैगन 10 बिलियन येन का वर्थ है। वैन भाई हद से ज्यादा हैरान हो जाता है। इंडियन रुपीस में देखा जाए तो वैन को भाई 582 करोड़ रुपीस मिलने वाले हैं। वैन मैन में कहता है कि भाई क्या मुझे कोई जैकपॉट मिल गया। खैर यहाँ पर हमें इन मर्चेंट को दिखाया जाता है। पहले इनको यकीन नहीं था कि भाई ये एक असली ड्रैगन होगा, लेकिन सब कुछ देखने के बाद इनको कंफर्म हो जाता है कि ये एक असली ड्रैगन है। तो बताइए आप क्या सोचते हैं? लॉर्ड वैन, इन मटेरियल्स को सिर्फ आप मेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ही देना, ठीक है? हम सबसे रेप्यूटेड मर्चेंट है, हमें रॉयल फैमिली की बैकिंग भी है, तो हम इन मटेरियल्स को हाईएस्ट प्राइस में खरीदेंगे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बताइए ये कितने में सेल होंगे? अभी के मार्केट प्राइस को देखा जाए तो इनके 60 प्लैटिनम होंगे। ये सुनकर यकीनन वैन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो इनसे कहता है कि वो जाके बेल और रैंगो से बात करेगा। ये सुनते ही मर्चेंट वैन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इनके पास आ जाता है और इनको सब कुछ बता देता है। क्या सिर्फ 60 प्लैटिनम? नहीं, ये बहुत ही कम है। लॉर्ड वैन, वो ड्रैगन हाईएस्ट क्वालिटी का है। तब ये मर्चेंट रैंगो के पास आता है। ओए तुम दोनों भी मेरी चैम्बर कॉमर्स के मेंबर हो ना, तो चुपचाप हम जैसे कहते हैं उसमें हाँ मिलाओ। एक मिनट रुक जाइए, मर्चेंट होने के नाते हमें प्रॉपर कीमत देनी चाहिए। पूरे साल भर इस रिमोट विलेज में कोई भी दूसरा मर्चेंट नहीं आने वाला, इसलिए हम 60 प्लैटिनम ऑफर करते हैं। तो भी उस लड़की के पास कोई भी चॉइस नहीं है, उसे हमें ये बेचना ही होगा, समझे? इसलिए अपना मुंह बंद रखो और हम जो कहते हैं ना वही कहो। वैन भी उनकी बातें सुन पा रहा होता है और समझ भी पा रहा होता है कि प्लैटिनम की कीमत तो बहुत ही ज्यादा है, तो यकीनन मर्चेंट ऐसा कुछ करेंगे ही। लेकिन बेल कहता है कि वो चीजों को फेयरली करना चाहते हैं, फिर चाहे किसी के साथ भी क्यों ना हो। अब बेवकूफ हो, प्रेसिडेंट को पता चल गया ना, वो तुम्हें धक्का मार के कॉमर्स से निकाल देंगे। इतना कह के मर्चेंट यहाँ से निकल जाते हैं। तुम दोनों को कोई भी चिंता नहीं है, वो तुम्हें मेरी चैम्बर कॉमर्स से निकाल सकते हैं। दोनों भाई कहते हैं कि उनको पता है, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं है। शुरू से ही उन्होंने फैसला किया था कि वो बिजनेस को फेयरली करेंगे। तो तुम दोनों अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी क्यों नहीं खोलते? अरे लॉर्ड वैन, आप ये इतने आसानी से कह रहे हैं, पर एक ट्रेडिंग कंपनी को बनाने के लिए कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहले मर्चेंट गिल्ड को रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है, दूसरी खुद की कोई शॉप होनी चाहिए, और तीसरी चीज एक टाइटल वाली नोबल से समर्थन भी चाहिए होता है। ये सुन के वैन मन में कहता है कि पहले दो चीजें तो आसान है, लेकिन लास्ट वाली थोड़ी सी दिक्कत वाली है। अभी के लिए वैन को टाइटल के साथ वाले एक नोबेल पर्सन कौन है इसके बारे में पता ही है। यकीनन वैन यहाँ पर पैन मेरा के पास आके उसे सारा मसला बता देता है और पैन मेरा तुरंत हाँ कह देती है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये सुन के वैन थोड़ा सा हैरानी हो जाता है। वो पैन मेरा को बताता है कि मेरी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को रॉयल फैमिली का बैकअप है, तो उससे पैन मेरा को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पैन मेरा कहती है कि अगर वो एक न्यूली एलिवेटेड नोबेल के तौर पर एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी फाउंड करती है, तो उन्हें रॉयल फैमिली को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और फर्क पड़ता भी है तो एक रॉयल फैमिली होने के नाते उनके लिए ये शर्मनाक होगा। मतलब एक रॉयल फैमिली जो कि एक न्यूली नोबेल से डर गई, यकीनन उससे इनकी इज्जत कम हो जाएगी। साथ ही पैन मेरा के पास अपना खुद का कोई भी लैंड या नाइट्स नहीं है, तो अगर पैन मेरा को आगे बढ़ना है तो उसे ऐसी चीजें करनी होगी जिससे लोगों के बीच में उसकी चर्चा हो, और यकीनन अब यहाँ पर ऐसे वैन की हेल्प वो करेगी तो उसके चर्चा होना पक्का है कि एक विशी काउंटेस ने दो ईमानदार मर्चेंट की हेल्प की। वैन कहता है कि भाई अगर पैन मेरा को लोगों की नजर में आना है तो वो ड्रैगन को सिलेक्ट करने का क्रेडिट खुद ले ले, फिर तो लोग बस उसकी बातें करेंगे और इससे वैन को भी फायदा मिलेगा कि भाई उसकी फैमिली इसके बारे में बात नहीं करेगी। बॉय, तुम्हारी सोचने के प्रोसेस में थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। ड्रैगन को सिलेक्ट करना ये बहुत ही ज्यादा रेयर बात है। भले मैं कहती हूँ कि मैंने उसे खत्म किया है, तो वो लोग पूरी जान लगा के इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि मैंने एक ड्रैगन को कैसे सिलेक्ट कर लिया, और फिर उनके इन्वेस्टिगेशन आखिर में तुम तक ही आएंगे। अरे यार, अगर मेरी फैमिली ने मुझे बुलाने है तो मैं क्या करूँ? उसे अवॉइड करने का एक तरीका है। पैन मेरा वैन को सजेस्ट करती है कि वो अपने आप के लिए एक टाइटल ले ले। ये सुनने के बाद वैन भाई काफी हैरानी हो जाता है। पैन मेरा वैन को बता दिया कि सारे नोबेल के पास टाइटल्स होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर नाइट, बेरोनेट, बेरॉन, विस्काउंट, मार्किस और लास्ट में सबसे ऊपर ड्यूक, ये टाइटल्स हैं। वैसे अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, वैन की टाइटल मार्किस है और उनका नाम है जाल्फा है। खैर, पैन मेरा आगे वैन को बताती है कि उसने मेहनत करके लोली टाइटल नाइट से विस्काउंटेस को हासिल किया है, लेकिन वैन मार्किस का बेटा है तो वो डायरेक्टली बेरॉन से स्टार्ट कर सकता है। लॉर्ड वैन, अपने आम के लिए टाइटल दीजिए और अपना खुद का एक नया हाउस होल्ड बना दीजिए। आपको बस डिक्लेयर करना होगा कि आपने ड्रैगन को स्ले कर दिया है। अरे नहीं, इससे तो मैं स्टैंड आउट हो जाऊंगा, और आपको इससे भला क्या प्रॉब्लम है? उल्टा आप फेमस हो जाएंगे कि एक 8 साल के लड़के ने एक ड्रैगन को स्ले कर दिया। उस अचीवमेंट का यूज करके आपका टाइटल आसानी से मिल जाएगा। इतना कह के पैन मेरा यहाँ से निकल जाती है। आगे वैन इन दोनों को बता देता है कि पैन मेरा उनको सपोर्ट करने वाली है और अब वो अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जानने के बाद ये दोनों भाई हद से ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। अब इनकी ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट होने वाली होती है, तो ये वैन से कहते हैं कि ड्रैगन के मटेरियल्स के लिए वो वैन को 130 प्लैटिनम देंगे। ये सुन के भाई वैन बहुत ही खुश हो जाता है। अब ये दोनों मटेरियल्स को सेल करने के लिए रॉयल कैपिटल ले जाने वाले होते हैं, लेकिन इनको देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोई कैरेज नहीं है। वो मेरे चैम्बर के मर्चेंट कैरेज के साथ यहाँ से निकल गए होते हैं। पैन मेरा आके इनको बताती है कि बेल और रैंगो मटेरियल्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो उनके पास कोई भी चॉइस नहीं होगी, उनको उन घटिया मर्चेंट की बात माननी होगी, इसलिए वो यहाँ से निकल गए। लेकिन वैन कहता है कि भाई चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बता देगा तुम्हारे लिए कैरेज। साथ ही पैन मेरा कहती है कि कैरेज के लिए वो अपने वार हॉर्स को ले जा सकते हैं। वो काफी ट्रेंड है और उनकी स्पीड वो तो एक अलग ही लेवल की है। हमें इन दो घटिया मर्चेंट्स को दिखाया जाता है जो कि बड़ी खुश होकर आगे बढ़ रहे होते हैं। इनको लग रहा होता है कि अब तो बेल और रैंगो रोते हुए इनके पास डिसीजन बदलने के लिए आएंगे, लेकिन तभी पैन मेरा और वो दोनों भाई इनके साइड से होते हुए निकल जाते हैं। ये दोनों पैन मेरा और इन दोनों को देख लेते हैं। उनके साथ विश काउंटेस है। ये देखने के बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि भाई बेल और रैंगो उनकी खुद की ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये दोनों हद से ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें स्कूटेरिया किंगडम के रॉयल कैपिटल ऑडियंस चैम्बर में
दिखाया जाता है। हम देखते कि पैनमेरा यहाँ पर अपने रैंक को बढ़ाने और वैन को टाइटल दिलाने के लिए आई होती है। ये स्कूडोरिया किंगडम के किंग डिनो एंड सोरा बेलरिनेट किंग पैनमेरा से वैन के बारे में पूछते हैं। पैनमेरा बताती है कि वैन एक रिमोट विलेज का लॉर्ड है, अभी वो अपने विलेज को सेफ गार्ड कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पर रॉयल कैपिटल में नहीं आ पाया। और तुम एक ऐसे मैन को नोबल टाइटल के लिए क्यों रिकमेंड कर रही हो? उसके ग्रेट कारनामों की वजह से और उसका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तुम उसे रिकमेंड कर रही हो तो इसलिए मुझे उम्मीदें ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि एक रिमोट विलेज में उसने ऐसा क्या कर दिया जो तुम उसे टाइटल देने के लिए रिकमेंड कर रही हो? उसने एक ड्रैगन को स्ले कर दिया। ये सुनने के बाद सभी के सभी यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। जिस लॉर्ड की तुम बात कर रहे हो, क्या वो एक एलिमेंटल मैज है? नहीं, उसका मैजिकली एप्टीट्यूड प्रोडक्शन मैजिक है। क्या कहा तुमने? प्रोडक्शन मैजिक? आखिर वो कौन है? मार्किस फेर्टिरियो का सबसे यंगेस्ट बेटा वैन फेर्टिरियो, एक ऐसा लॉर्ड जो बस 8 साल का है। ये सब सुनने के बाद किंग को अब वैन के बारे में और भी जानने का मन हो रहा होता है। पैनमेरा वैन विलेज में आया तब से क्या क्या हुआ वो सब कुछ किंग को बता देती है, जैसे कि उसने अपने साथियों के साथ डाकों को हराया, फिर अपने मैजिक से विलेज को कैसे इम्प्रूव किया, और आगे वो ड्रैगन का इंसिडेंट भी बता देती है। ड्रैगन स्लेइंग इंसिडेंट में मैंने उसकी हेल्प की, हालांकि बस ड्रैगन को पिन डाउन करने के लिए। उसके बाद वैन और उसके साथियों ने अपनी स्ट्रेंथ के साथ उसे स्ले कर दिया। और आप जान के हैरान होंगे कि ड्रैगन का अटैक होने के बाद भी विलेज में कोई भी कैजुअलिटीज नहीं हुई। ये सब सुनकर किंग भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। 100% यकीन दिलाने के लिए पैनमेरा यहाँ पर अपने साथ ड्रैगन का फैन लेके आई होती है। इसे देखने के बाद अब सबको पूरा यकीन हो जाता है कि पैनमेरा ने अभी जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है। पैनमेरा किंग से कहती है कि वो आके वैन जो विलेज को कैसे चेंज किया है वो देखे। किंग कहते हैं कि बिल्कुल, अभी वो जितना हो सके उतना जल्दी वैन से मिलना चाहते हैं। आगे पैनमेरा लोगों में जाके सबसे कहते हैं कि वैन फेर्टियो ने एक ड्रैगन को स्ले कर दिया। उसके इस अचीवमेंट से उसे बैरन बना दिया गया है। लोगों में भाई अभी इसकी चर्चा स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमें विलेज में दिखाया जाता है। पैनमेरा और बाकियों के जाने के बाद वैन ने यहाँ पर विलेज के हाउसेस को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया होता है। इसके बाद वैन ने यहाँ पर 2 बड़े से टावर्स भी बना दिए होते हैं, जिससे दूर के एनिमीज को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। खैर तभी वैन को भाई यहाँ पर भूख लग जाती है। आगे सभी मस्त से यहाँ पर टावर के टॉप में आके लंच का आनंद लेते हैं। ऊपर से नीचे विलेज का नजारा बहुत ही प्यारा दिख रहा होता है। स्पाइडा कहते हैं कि अभी विलेज काफी डेवलप हो चुका है, अब इसे एक टाउन कह देना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि टेल ने यहाँ पर डेजर्ट के लिए केक भी बना दिया होता है। वैन टेल से पूछते हैं कि उसने ये केक कैसे बना दिया। टेल बता दी कि बेल और रैंगो ने विलेज में शॉप सेट करने के बाद टेल को वहाँ से केक बनाने के इंग्रेडिएंट्स मिल गए। आगे सभी केक का मजा लेते हैं। थोड़ी देर बाद खामसिन को विलेज के बाहर कोई दिखता है। देखने से वो सोल्जर या एडवेंचर की तरह नहीं लग रहे थे। ये सभी नीचे आते हैं और हमें देखने को मिलता है कि ये तो किसी दूसरे विलेज से आए हुए विलेजर्स हैं। एक और वैन कहता है कि क्या ये सितोल है? ये सुन के वैन कुछ समझ नहीं पाता। स्पाइडा बताते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोगों से उसने सुना है कि इस लैंड विलेज से पहले भी इसे सियोत नाम से जाना जाता था, इसलिए इस विलेज को सियोत से भी रेफर किया जाता है। तो ये सच में सियोत है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये कितना चेंज हो गया है। आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ओल्ड मैन बताता है कि ये नेबर विलेज से यहाँ पर आए हैं। उनको वहाँ पर हेवीली टैक्स किया जाता है और काम करने के लिए वहाँ पर कुछ यंग लोग हैं, इस वजह से उनका वहाँ पर जीना मुश्किल हो गया है। ये लोग यहाँ सियोत के लोगों से बात करने के लिए आए थे। वैन पूछता है कि उनके पास काम करने के लिए यंग लोग कम क्यों हैं? ओल्ड मैन बताता है कि उनके यंग लोगों को उनके मर्जी के बिना काउंट के लोग उठा के ले गए हैं ताकि वॉर में उनकी फोर्सेस बढ़ जाए। ये सुन के वैन समझ जाता है कि ये लोग फर्डिनांड काउंटी के विलेज से हैं। वैन जानता है कि किसी और डोमेन से उसे यहाँ पर लोगों को वेलकम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ये भी समझता है कि ये लोग रिस्क लेके यहाँ पर इतनी दूर तक आए हैं। वैन फैसला कर लेता है क्यों ना आप यहीं पर अपना घर बसा ले। आप ये कह रहे हैं कि आप हम इस विलेज में ले रहे हैं, लेकिन हम में से किसी के पास भी पैसे नहीं है। कोई चिंता की बात नहीं है, आपको कुछ समय के लिए टैक्स भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे पास फूड है, मैं आपके लिए घर भी बना दूंगा। ये सुनकर सभी विलेजर्स हैरानी रह जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि क्या ये हेवन तो नहीं? वैन इससे पूछता है कि टोटल कितने विलेजर्स हैं? ओल्ड मैन बताता है कि यहाँ तक वो बस 10 ही अब आए हैं, लेकिन उनके विलेज की पॉपुलेशन लगभग 300 की है। वैन कहता है कि हर एक परिवार के लिए एक होम ये इनफ होगा। ये सुन के तो ओल्ड मैन कहता है कि इनके लिए वो सपना है। वैन ओल्ड मैन से कहता है कि वो कुछ एडवेंचरर को विलेजर्स को यहाँ तक एस्कॉर्ट करने के लिए भेजेगा और उनके सामान के लिए भी वो कैरेज अरेंज कर लेगा। ओल्ड मैन कहता है कि ऑलरेडी वैन उन पर काफी ज्यादा एहसान कर रहा है, कैरेज की कोई जरूरत नहीं है, उनके पास काउस है तो वो सामान कैरी कर लेगी। काउस सुन के भाई वैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ओल्ड मैन बताता है कि उनके पास टोटल 10 काउस है। वैन मन में कहता है वाह यार, काउस को मिलके देखी, फिर उससे हम चीज बटर और बहुत कुछ बना सकते हैं। आगे हमें शाम में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि औरत और बाकी के एडवेंचरर्स विलेजर्स को टाउन में ले जा रहे होते हैं। और तो देखता है कि उसके साइड वाली लड़की काफी ज्यादा परेशान सी है। वो उसे पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना? सच कहूँ तो मैं इसके अगेंस्ट थी, हम अचानक से ही कहीं और जा रहे हैं, और वो भी कहाँ, और ज्यादा रिमोट विलेज में। हाँ तुम एक रिमोट विलेज में जा रही हो, लेकिन वो रिमोट विलेज एक पैराडाइज है। लड़की औरतों की बात कुछ समझ नहीं पाती। खैर आगे सभी विलेज में आ जाते हैं। वह सबको वेलकम करता है। ये सभी यहाँ पर थके हारे आएंगे, ये बात वैन को पता थी, इसलिए उसने ऑलरेडी यहाँ पर एक वेलकम इवेंट बना दिया होता है जहाँ पर खाने पीने के लिए कोई भी कमी नहीं होती। वैन ने सबके लिए घर भी बना दिए होते हैं। वहीं से कहता है कि यहाँ पर मस्त से खाना वगैरह एंजॉय करने के बाद वो अपने घर में जाके मस्त से रेस्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा लड़का वैन से पूछता है कि क्या वो मीट खा सकता है? एक जन हाँ कहता है। सभी विलेजर्स खाना खाते हैं। अब ये लड़की यहाँ पर समझ जाती है कि औरतों ने पैराडाइज से क्यों कहा था। आगे खाना वगैरह खाने के बाद एक विलेजर वैन से पूछता है कि क्या उनके लिए कुछ वर्क है जो यहाँ पर वो कर सकते हैं। विलेजर्स यहाँ पर जीने के लिए अर्न करना चाहते हैं क्योंकि इनके पास कोई सेविंग तक नहीं होती। वैन कहते हैं कि विलेज में नए इन और शॉप्स ओपन होने वाले हैं और काफी सारी फील्ड्स भी हैं, तो सबके कैपेबिलिटीज के अनुसार काम मिल जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि वैन ने यहाँ पर डेजर्ट के लिए केक्स भी बना दिए होते हैं। काउस आती ही उसने तुरंत उसे मिल्क लेके ये बनाए होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ विलेज अब मस्त से एक्ट होता। अब कुल यहाँ काउस के साथ मस्त से घुल गए होते हैं। ये सब देख के वैन को बहुत ही अच्छा लगता है। तभी स्पाइडा कहती है कि हमें वैन को अपने स्टडीज में ध्यान देना चाहिए, जो सुन के वैन का थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है। खैर तभी यहाँ पर औरतों और बाकी के आते हैं और तो बड़ी निराशा के साथ वैन से कहता है कि उसे गलती से डंजन का
एंट्रेंस से मिल गया है, जिसे वैन और बाकी सब अवॉइड कर रहे थे। ये सुनने के बाद वैन थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। स्पाइडर वैन से कहते हैं कि अब डंजन डिस्कवर हो गया है, तो इसके बारे में वैन को रॉयल कैपिटल को एक मैसेंजर भेज के सब कुछ रिपोर्ट करना चाहिए। वैन मन में कहता है कि डंजन की डिस्कवरी से अब यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचरर्स आएंगे और उसके डैड को पता चल जाएगा कि वैन यहाँ पर क्या क्या डेवलप किया है। खैर वैन के पास अभी कोई भी रास्ता नहीं होता। वैन ज़ारा से कहता है कि वो जाके इसके बारे में रॉयल कैपिटल को रिपोर्ट करेगा। वैन को पता ही है कि ज़ारा पार्टी का स्काउट है, तो यकीनन डंजन उसे मिला होगा और ये बात बिल्कुल सही होती है। और तो कहते हैं कि उसे भी ज़ारा के साथ जाना चाहिए, लेकिन वैन उसे कहता है कि औरतों और फ्लोरियल के लिए उसने अलग टास्क रखा है। उन दोनों को डंजन के अराउंड के एरिया को एक्सप्लोर करना है। इस टास्क के लिए वैन इनको एक बड़ा गोल्ड देगा। ये सुनते ही औरत तुरंत इसके लिए तैयार हो जाता है और ज़ारा से कहता है कि वो अपने रॉयल कैपिटल की सोलो ट्रिप में एंजॉय करे, आराम से ट्रैवल करना, ठीक है। तुम दोनों कितने बुरे हो यार। ज़ारा को खुश करने के लिए वैन उसे एक मिथ्रिल शॉट देता है। ये देखने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ज़ारा भाई बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपना काम करने के लिए निकल जाता है और फ्लोरियल कह रहे होते हैं कि वो जाएंगे, लेकिन अब उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है। आगे ज़ारा अपने रॉयल कैपिटल की तरफ निकल रहा होता है। वो काफी आगे आ चुका था, लेकिन तभी उसे अपने सामने एक कैरेज दिखता है जिसपे 3 स्टोन और अटक किया होता है। नॉर्मली ज़ारा इनके सामने टिक नहीं पाता, लेकिन अभी उसके पास वैन ने बनाई हुई स्वॉर्ड है, वो भी मिथ्रिल से बनी हुई। ज़ारा इन मॉन्स्टर को एक एक करके यहाँ पर खत्म कर देता है। तभी आगे हम देखते हैं कि उस कैरेज से एक लड़की बाहर आती है। उसकी जान बचाने के लिए वो ज़ारा को थैंक्स कहती है। पहले इन दोनों का सा इंट्रोडक्शन हो जाता है। इनके बीच के बातचीत से हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम फ्लैमेरिया है और इसके फादर एक बैरन थे, लेकिन बैटल में वो मारे गए। इसलिए अभी फ्लैमेरिया रॉयल कैपिटल में एक नोबेल के हाउस में मेड के तौर पर काम करने के लिए जा रही होती है। ज़ारा फ्लैमेरिया को बताता है कि वो एक रिमोट विलेज में रहता है, वो चाहे तो उसके साथ आ सकती है। उसे यकीन है कि फ्लैमेरिया को वहाँ पर अच्छा काम मिल जाएगा और ज़ारा उसे वहाँ पर और भी ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाएगा। ये सब सुन के तो फ्लैमेरिया ज़ारा के प्यार में गिर जाती है। वैसे जब ज़ारा ने उसे बचाया था तभी फ्लैमेरिया उसके प्यार में पड़ गई थी और यकीनन ज़ारा के कहने के बाद अब वो उसके साथ विलेज में आने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर वैन को पता है कि भाई अभी डंजन डिस्कवर हो गया है, तो डंजन के लिए यहाँ पर काफी सारे एडवेंचरर की भीड़ आएगी। वैन उनके लिए एक आउटपोस्ट बनाने का सोच रहा होता है। साथ ही उस आउटपोस्ट को गवर्नर करने के लिए भी कोई चाहिए था, तो वैन स्पार्टा को उसे गवर्नर करने को कहता है। स्पार्टा को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। स्पार्टा आगे वैन को बताते हैं कि उसे एक नया ज्वेलरी का ऑर्डर भी बनाना चाहिए जो आउटपोस्ट में शांति रख सके। आप सही कह रहे हैं, ठीक है। हमारे विलेज सियोत में टी का ग्रुप द सियोत ज्वेलरी का ऑर्डर होगा और नए आउटपोस्ट में हम स्पार्टा ज्वेलरी का ऑर्डर बना देंगे। क्या तो बदला ले रहे हैं। बात ऐसी है कि वैन लेक यहाँ तक वैन टाउन ऐसे नाम स्पार्टा ने ही सजेस्ट किए थे। तो जब वैन को पता चला कि विलेज का नाम सियोत है, इसलिए वैन बच गया। वैन को ऐसे अपना नाम लगा के विलेज का नाम या लेक का नाम रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अभी यहाँ पर मौका मिल गया है तो वैन स्पार्टा के मजे ले रहा है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर विलेज के बाहर आउटपोस्ट का काम चालू हो गया होता है। नए आए हुए विलेजर भी मजे से वैन की हेल्प कर रहे होते हैं। वैन मन में कहता है कि ऐसा चलता रहा तो 1 मंथ के अंदर यहाँ पर एक नया आउटपोस्ट बना देंगे। तभी वैन को एक आइडिया आता है कि वो इन नए बंदों को सियोत ज्वेलरी का ऑर्डर का हिस्सा बना सकता है। वैन डी से कहता है कि वो जाके कुछ बंदों को अपने ऑर्डर में ले ले, लेकिन डी जब इनसे पूछता है तो ये बताते हैं कि ये सारे ऑलरेडी स्पार्टा ज्वेलरी के ऑर्डर में जा चुके हैं। ये सुनने के बाद वैन भाई हैरानी हो जाता है। वो मन में कहता है कि भाई स्पार्टा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, उन्होंने ऑलरेडी अपने ऑर्डर के लिए मेस को सिक्योर कर दिया है। खैर तभी खामसिन यहाँ पर आता है। वो वैन को बताता है कि ज़ारा वापस आ गया है, लेकिन इसके बाद हमें सीधा वैन को इन दोनों के पास दिखाया जाता है और एक दिन वैन पूछता है कि ये लड़की कौन है। ज़ारा शॉर्ट में वैन को बताता है कि इस लड़की के पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, तो वो उसको यहाँ पर लेके आ गया। हालांकि लड़के बताते हैं कि ज़ारा ने उसे ऑर्क से होने वाले हमले से बचाया। फ्लैमेरिया ज़ारा से कहती है कि किसी कहानी के हीरो से भी ज्यादा ज़ारा उसके लिए वंडरफुल है। वैन भाई यहाँ पर समझ जाते हैं कि इन दोनों का क्या सीन चल रहा है। खैर तभी सामने से बहुत सारे एडवेंचर यहाँ पर आ रहे होते हैं। वैन को पता ही था कि ये होने वाला है, लेकिन वो सब यहाँ पर डंजन के लिए आए होते हैं। पहले वैन को लग रहा होता है कि भाई वो सभी के सभी बुरे हैं, लेकिन आगे पता चलता है कि ये सभी बस दिखने में बुरे होते हैं। वो तो वैन और बाकी से कह रहे होते हैं कि वो साइड में हट जाए, कहीं उनको चोट लग जाए। एडवेंचरर्स वैन और बाकी सबसे पूछते हैं कि भाई वो यहाँ पर ऐसे क्या कर रहे हैं। मॉन्स्टर ने अटैक किया तो वो सभी ट्रबल में पड़ सकते हैं। चिंता दिखाने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन कोई मॉन्स्टर आ भी जाते हैं तो भी कोई भी दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि विलेज पास ही है। एडवेंचरर पूछते कि भाई विलेज कहाँ पर है। वैन पीछे दिखाता है। ये देखिए एडवेंचरर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई से विलेज कैसे कहा जा सकता है, उधर इतने बड़े रैम्पर्ट्स हैं। एडवेंचरर्स समझ नहीं पा रहे थे कि भाई उनको बनाया भी कैसे क्या होगा। वैन इनको दिखाता है ऐसे। वैन अपनी मैजिक का यूज करके यहाँ पर कुछ फेंसिंग को बना देता है। ये देखने के बाद एडवेंचरर हद से ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी डी यहाँ पर कुछ मटेरियल्स लेके आता है। लॉर्ड वैन मैंने और भी कुछ लॉग्स लाए हैं, ये काम आएंगे। 1 मिनट लॉर्ड वैन, ये तो वही ब्रेड है जिसके रॉयल कैपिटल में चर्चा हो रहा है। हाँ तुमने हमारे लॉर्ड को ब्रेड कहा, सियोत ज्वेलरी ऑर्डर का कमांडर होने के नाते मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तुम कौन है। डी उसके स्वॉर्ड को काट देता है। इसके बाद हमें सीधा थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है। डी की स्ट्रेंथ देखने के बाद सारे एडवेंचरर अब उससे डरने लगे हैं। ये सभी थोड़े हैरानी थी कि वैन इतना छोटा है और यहाँ का लॉर्ड है। खैर तभी औरत और उसके मेंबर यहाँ पर आ जाते हैं और इतने सारे एडवेंचरर को देखने के बाद और तो समझ जाता है कि भाई अब उसे यहाँ ट्रैवल करने के लिए भी कोई है। खैर तभी यहाँ पर ज़ारा आता है। ज़ारा के साथ लड़की को देख के और तो उसे पूछता है कि ये कौन है। ज़ारा लड़की के बारे में और तो को इंट्रोडक्शन दे देता है और आगे कहता है कि अभी वो दोनों इनमें आराम करने के लिए जा रहे हैं, तो औरतों से बाद में बात करेगा। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और ये सब यहाँ पर हद से ज्यादा हैरान रह जाते हैं। कहीं यहाँ सपना तो नहीं देख रहे ना, ये नामुमकिन है। शायद से मुझे उन दोनों के लिए एक नया घर बना देना चाहिए। क्या उन दोनों के लिए? नहीं यार ये नहीं हो सकता। खैर यहाँ पर वैन फ्लोरियर से डंजन के बारे में पूछता है। फ्लोरियर बताते हैं कि डंजन के आसपास ज्यादा मॉन्स्टर है नहीं, हालांकि डंजन के एंट्रेंस में काफी बड़ी दरार है। एक दरार? वैसे वो डंजन यहाँ विलेज से कितना दूर है? कैरेज से जाएंगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। इतना दूर? फ्लोरियर बताती है कि ज्यादातर डंजन का नेचुरल एनवायरनमेंट काफी हार्श होता है, इसलिए लोग वहाँ पर छोटे मोटे अड्डे बना सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर बिल्डिंग नहीं। हालांकि अभी तक ये नामुमकिन
नामुमकिन था। वैन यहाँ पर फ्लोरियर की बात समझ जाता है कि वैन वहाँ पर जाके उनके लिए एक बड़ा सा बेस बना ले। वैन पहले कुछ बहाने मार के फ्लोरियर को अवॉइड कर रहा होता है, लेकिन फ्लोरियर वैन के हर बात का काउंटर देते हुए उसे कह देती है कि कल वैन उनके साथ डंजन में आ रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये सभी डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी इनके सामने एक मॉन्स्टर आता है। सारे एडवेंचरर एक साथ मिलकर इस मॉन्स्टर को कुचल देते हैं। भाई खैर यहाँ पर हमें वैन को दिखाया जाता है। भले वैन को जाने में उतना मजा नहीं आ रहा था, लेकिन वो देखता है कि टिल और आरते ऐसे बाहर का नजारा देख के बड़े खुश हैं। आगे डंजन के काफी करीब आगे होते हैं। जैसे वैन आगे देखता है वो तुरंत कैरेज को रोकने को कहता है। हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर तो बहुत ही बड़ी दरार होती है और ये लोग दो लकड़ियों के सहारे से आगे जा रहे होते हैं। एडवेंचरर्स को ऐसे हालत में भी कोई डर लगता नहीं। वैन चिल्ला के इनको वापस आने को कहता है और यहाँ पर एक ब्रिज बना देता है। डंजन के एंट्रेंस के पास आके पहले वैन यहाँ पर एक दरवाजा बनाता है ताकि अंदर के मॉन्स्टर बाहर ना आ पाए। फिर साइड में एडवेंचरर्स के लिए एक बेस बना देता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है। बेस के फर्स्ट फ्लोर में रेस्ट एरिया है, सेकंड फ्लोर में कैफेटेरिया और थर्ड फ्लोर सोने के लिए। साथ ही वैन के ऊपर एक टेरेस भी बना दिया होता है जहाँ से बाहर का नजारा देखने का एक अलग ही सुकून है। वैन यहाँ पर वाटर टैंक भी बना दिए होते हैं जो रूफ से आने वाले रेन वाटर को अंदर ले लेते हैं। आगे शाम हो जाती है। वैन औरतों से कहता है कि बेस का मैनेजमेंट वो औरतों पे सौंप रहा है, औरतों को सब पे नजर रखती है। औरतों हाँ कहता है और ये रात होने को आई होती है। वैन कहता है कि भाई अभी उन्हें विलेज में जाना होगा वरना स्पाइडर हाउस की बैंड बजा देगा। तभी यहाँ पर आरती को एक मिथ्रिल और दिखता है। सभी के सभी उसे यहाँ पर देख के काफी हैरान हो जाते हैं। वैन आरती से कहता है कि वो तो कमाल की है। आरती कहती है कि उसे बस ये ऐसे ही मिल गया। खैर हो गया, सभी विलेज में आ जाते हैं जहाँ पर स्पाइडर विलेज के एंट्रेंस पे खड़ा होता है। वैन की भाई हालत टाइट हो जाती है और वैन हमें बहुत करनी होगी, प्लीज जरा आइए। अरे कोई तो मेरी हेल्प करो। और तो ये सब हो रहा है क्योंकि मैंने एडवेंचरर की हेल्प की। हाँ सर स्पाइडर इस बार एक्चुअली में ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। वैन भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन स्पाइडर और तो कुछ चुप होने को कहता है और वैन को पकड़ के साथ ले जाने लगता है। तो इस पार्ट में बस इतना ही था। यकीनन नेक्स्ट पार्ट भी जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, कमेंट कर देना। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ताकि मैं जैसे नया वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान गाइस।